सिंघानिया परिवार की हवेली में आज रात का जश्न किसी शाही उत्सव से कम नहीं लग रहा था। विशाल झूमर की चमक संगमरमर के फर्श पर पड़ रही थी और चारों ओर महंगे इत्र की महक हवा में तैर रही थी। यह राहुल सिंघानिया का जन्मदिन था और शहर के सभी रसूखदार लोग इस भव्य पार्टी का हिस्सा बनने के लिए वहां मौजूद थे। मेहमानों की हंसी और संगीत की धुनें पूरे माहौल को खुशनुमा बना रही थीं। लेकिन अंजलि के लिए यह सब एक झूठे नाटक से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसे वह और सहन नहीं कर सकती थी। अंजलि ने एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो उसकी शांत और गंभीर शख्सियत को और भी प्रभावशाली बना रही थी। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी और उसकी आंखें सीधे राहुल को घूर रही थी, जो कमरे के दूसरे छोर पर अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर ठहाके लगा रहा था। राहुल के बिल्कुल बगल में काव्या खड़ी थी, जो लगातार उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। यह दृश्य देखकर अंजलि के भीतर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी और सोची समझी रणनीति आकार ले रही थी। पार्टी का शोर अपने चरम पर था जब अंजलि ने अपने कदम उस दिशा में बढ़ाए जहां राहुल और काव्या खड़े थे। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जिसने अचानक आसपास के कुछ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देविका सिंघानिया, जो राहुल की मां और इस परिवार की असली सत्ताधीश थीं, अपनी पैनी निगाहों से अंजलि को आते हुए देख रही थी। देविका को अपनी इस शांत और सीधी सादी बहू से हमेशा से नफरत थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंजलि उनके ऊंचे और रसूखदार खानदान के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अंजलि जब राहुल के सामने जाकर खड़ी हुई तो अचानक वहां मौजूद कुछ लोगों की बातचीत रुक गई और संगीत की आवाज भी धीमी महसूस होने लगी। राहुल ने अपने हाथ में पकड़े हुए शराब के गिलास को नीचे रखा और अंजलि की ओर देखकर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा कि क्या वह भी उसे जन्मदिन की बधाई देने आई है। अंजलि ने अपनी जगह से हिले बिना बेहद शांत और स्पष्ट आवाज में कहा कि वह यहां किसी को बधाई देने नहीं, बल्कि हमेशा के लिए इस खोखले रिश्ते को खत्म करने आई है। वहां खड़े सभी लोग अंजलि की बात सुनकर हैरान रह गए और पूरे हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि अंजलि का दिमाग खराब हो गया है, जो वह इतने सारे मेहमानों के सामने यह तमाशा कर रही है। अंजलि ने बिना किसी डर के उसकी आंखों में देखा और ऐलान किया कि वह राहुल से तलाक चाहती है, क्योंकि वह अब एक ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती, जो हर दिन उसे धोखा दे रहा है। अंजलि के इन शब्दों ने जैसे हवेली में बम गिरा दिया हो और हर कोई एक दूसरे का मुंह देखने लगा। काव्या, जो अब तक राहुल के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी, अचानक सामने आ गई और घबराहट में कुछ कहने की कोशिश करने लगी। अंजलि ने अपना हाथ उठाते हुए काव्या को चुप रहने का इशारा किया और पूरी महफिल के सामने यह खुलासा किया कि राहुल का अपनी ही सेक्रेटरी काव्या के साथ लंबे समय से चक्कर चल रहा है और यह बात अब किसी से भी छिपी नहीं रहनी चाहिए। इससे पहले कि राहुल या काव्या कुछ बोल पाते, अंजलि ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वह सच उजागर किया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने बेहद ठंडी आवाज में कहा कि काव्या सिर्फ राहुल की प्रेमिका नहीं है, बल्कि वह राहुल के बच्चे की मां भी बनने वाली है और इस बात का सबूत उसके पास मौजूद है। यह सुनते ही पार्टी में कानाफूसी शुरू हो गई और रसूखदार मेहमान सिंघानिया परिवार की इस शर्मनाक सच्चाई पर तरह तरह की बातें करने लगे। राहुल के माथे पर पसीना चमकने लगा और वह बुरी तरह से बौखला गया। तभी देविका सिंघानिया भीड़ को चीरते हुए आगे आईं और उनका चेहरा अपमान और गुस्से से सुलग रहा था। उन्होंने अंजलि की तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाकर कहा कि एक मामूली परिवार की लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उनके बेटे और उनके खानदान की इज्जत पर सरेआम कीचड़ उछाले। देविका ने अंजलि को झूठी और मक्कार बताते हुए कहा कि वह राहुल की संपत्ति हड़पने के लिए यह सब मनगढ़ंत कहानियां बना रही है और वह उसे एक पैसा भी नहीं लेने देंगी। उनकी तेज आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा था। अंजलि ने अपनी सास के इस भयंकर गुस्से का सामना पूरी शांति और गरिमा के साथ किया।
उसने देविका की आंखों में देखते हुए कहा कि उसे सिंघानिया परिवार की इस गंदी और बेईमानी से कमाई गई दौलत का एक भी हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि यह पैसा गरीबों का खून चूस कर बनाया गया है। अंजलि ने साफ कर दिया कि वह सिर्फ अपनी आजादी और अपना आत्मसम्मान वापस चाहती है, जिसे उसने पिछले कई सालों से इस हवेली की चारदीवारी में खो दिया था। उसकी इस बेबाकी ने देविका को और भी ज्यादा आग बबूला कर दिया। राहुल ने अपनी मां का साथ देते हुए अंजलि का चरित्र हनन करना शुरू कर दिया और कहा कि वह एक बांझ औरत है जो उसे कभी खुशी नहीं दे पाई। उसने बेशर्मी से काव्या का हाथ पकड़ लिया और घोषणा की कि काव्या ही वह असली औरत है जो सिंघानिया परिवार को उनका वारिस देने जा रही है। राहुल ने अंजलि को ताना मारते हुए कहा कि उसे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने उसे इतने साल अपने घर में रखा और अब उसे बिना कुछ लिए चुपचाप यहां से दफा हो जाना चाहिए। काव्या के चेहरे पर अब घबराहट की जगह एक अजीब सा घमंड आ गया था और वह खुद को सिंघानिया परिवार की होने वाली मालकिन समझने लगी थी। उसने अंजलि की ओर एक तिरस्कार भरी नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा कि राहुल अब सिर्फ उसका है और उसके होने वाले बच्चे का भविष्य इस शानदार हवेली से जुड़ा है। काव्या ने अंजलि को बेचारी बताते हुए कहा कि उसे सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए और अपनी हार मानकर इस आलीशान दुनिया से हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि वह कभी इसके लायक नहीं थी। इन सभी कड़वी और चुभने वाली बातों का अंजलि पर कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि उसका इरादा और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। वह जानती थी कि यह लोग कितने गिरे हुए हैं और आज की यह रात उनके पतन की पहली सीढ़ी बनने वाली है। उसने अपने मन में उस कड़वार था विस्तृत योजना को याद किया जिसे उसने पिछले कई महीनों से बहुत ही सावधानी और गुप्त तरीके से तैयार किया था। अंजलि के लिए यह तलाक सिर्फ एक दिखावा था, जबकि असली खेल तो सिंघानिया परिवार के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना था। अंजलि ने अपना पर्स उठाया और मुड़कर जाने से पहले एक बार फिर पूरे हॉल में मौजूद लोगों और सिंघानिया परिवार पर अपनी नजर दौड़ाई। उसने बेहद रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा कि वह खाली हाथ जरूर जा रही है, लेकिन बहुत जल्द यह पूरा परिवार अपने किए की कीमत चुकाएगा और तब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। उसकी इस बात में एक ऐसी अजीब सी धमकी थी जिसने देविका और राहुल के मन में पल भर के लिए एक अनजाना सा खौफ पैदा कर दिया, लेकिन उन्होंने इसे उसकी हताशा समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही अंजलि ने हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाए, वहां मौजूद भीड़ उसके लिए अपने आप रास्ता छोड़ती चली गई। किसी ने भी उसे रोकने या उससे बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सिंघानिया परिवार के डर से कोई भी अंजलि का साथ देकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। हवेली के बाहर रात का अंधेरा बहुत गहरा था, लेकिन अंजलि को सामने का रास्ता एकदम साफ और रोशन दिखाई दे रहा था। यह उसके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जिसमें उसे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। बाहर सड़क पर एक काले रंग की साधारण सी कार उसका इंतजार कर रही थी, जिसमें उसका सबसे भरोसेमंद सहयोगी विक्रम बैठा हुआ था। विक्रम पिछले 10 सालों से अंजलि के साथ काम कर रहा था और वह उन चुनिंदा लोगों में से एक था जो अंजलि की असली पहचान और उसकी छिपी हुई ताकत को बहुत अच्छी तरह से जानता था। जैसे ही अंजलि कार में बैठी, विक्रम ने बिना कुछ पूछे कार का इंजन चालू किया और उसे उस हवेली से दूर शहर के एक शांत इलाके की तरफ तेजी से ले जाने लगा। विक्रम ने रियर व्यू मिरर से अंजलि की तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा कि क्या सब कुछ उनके तय किए गए प्लान के मुताबिक ही हुआ है। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया कि राहुल और देविका ने ठीक वैसा ही बर्ताव किया जैसी उसे उम्मीद थी, और उनका अहंकार ही उनके विनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगा। उसने विक्रम को निर्देश दिया कि अब उनके अगले कदम को अंजाम देने का सही वक्त आ गया है और उन्हें बिना कोई देरी किए अपना काम शुरू कर देना चाहिए। दुनिया के लिए अंजलि सिर्फ एक बेबस और असहाय पत्नी थी, जिसे उसके पति ने धोखा देकर घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन हकीकत में
वह देश की सबसे तेज और चालाक वित्तीय रणनीतिकारों में से एक थी, जो कई बड़े कॉरपोरेट घोटालों का पर्दाफाश कर चुकी थी। उसने राहुल से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वह सिंघानिया ग्रुप के काले कारनामों और उनके गैरकानूनी धंधों की जड़ तक पहुंच सके। अब जब उसके पास सारे पुख्ता सबूत मौजूद थे, तो वह उन्हें आर्थिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। दूसरी तरफ हवेली में अंजलि के जाने के बाद पार्टी का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था और मेहमान एक एक करके वहां से खिसकने लगे थे। राहुल लगातार शराब पी रहा था और बार बार काव्या को अपनी बाहों में लेकर यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि उसे अंजलि के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन देविका सिंघानिया के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी, क्योंकि अंजलि की वह आखिरी रहस्यमयी मुस्कान और उसकी ठंडी आवाज बार बार उनके कानों में गूंज रही थी। देविका ने अपने वफादार मैनेजर को कोने में बुलाया और उसे अंजलि की हर एक गतिविधि पर गुप्त रूप से नजर रखने का सख्त आदेश दिया। उन्हें डर था कि कहीं अंजलि कोई ऐसा कानूनी कदम ना उठा ले जिससे उनकी कंपनी के शेयरों और बाजार में उनकी साख पर कोई बुरा असर पड़े। हालांकि देविका को अभी तक इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंजलि कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसी आर्थिक जंग छेड़ने वाली है जो उनकी पूरी दुनिया को जड़ से हिलाकर रख देगी। इस बीच काव्या, जो अब राहुल के बेडरूम में आराम कर रही थी, चुपके से अपने फोन पर किसी को मैसेज भेज रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी और वह जानती थी कि जिस बच्चे को वह राहुल का बता रही है, उसकी हकीकत बहुत ही भयानक है। काव्या ने एक बहुत बड़ा और खतरनाक झूठ बोला था ताकि वह सिंघानिया परिवार की दौलत तक आसानी से पहुंच सके। अगर यह राज बाहर आ गया तो राहुल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, यह सोचकर ही काव्या की रूह कांप जाती थी। अंजलि की कार एक पुरानी लेकिन सुरक्षित इमारत के सामने रुकी, जिसे उसने अपना खुफिया बेस बना रखा था। अंदर जाते ही उसने देखा कि उसके 3 और सहयोगी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हुए सिंघानिया ग्रुप के हर एक बैंक खाते और निवेश की निगरानी कर रहे हैं। कमरे में चारों तरफ वित्तीय आंकड़े और चार्ट फैले हुए थे, जो यह साबित करते थे कि अंजलि का नेटवर्क कितना मजबूत और विशाल है। यह कोई साधारण दफ्तर नहीं, बल्कि एक वॉर रूम था, जहां से एक बहुत बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य को गिराने की तैयारी चल रही थी। अंजलि ने अपनी कुर्सी पर बैठते ही अपना लैपटॉप खोला और एक बेहद ही जटिल सॉफ्टवेयर सिस्टम में लॉगिन किया। उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि वे सिंघानिया ग्रुप की उस फर्जी विदेशी कंपनी के खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू करें, जिसका इस्तेमाल वे काले धन को सफेद करने के लिए करते थे। यह अंजलि का पहला और सबसे सटीक वार था, जो सीधा राहुल की सबसे कमजोर नस पर लगने वाला था। सुबह होने तक सिंघानिया ग्रुप को एक ऐसा आर्थिक झटका लगने वाला था जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। विक्रम ने अंजलि से कहा कि इस एक कदम से बाजार में भारी तहलका मच जाएगा और राहुल को इस पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अंजलि की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और उसने कहा कि यही तो वह चाहती है कि राहुल घबराकर गलतियां करे और अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठे। वह जानती थी कि जब इंसान डरता है तो वह अपने सबसे करीबी लोगों पर भी शक करने लगता है, और यही शक राहुल और काव्या के बीच की उस झूठी बुनियाद को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। शहर धीरे धीरे सो रहा था, लेकिन अंजलि के वॉर रूम में काम पूरे जोरों पर था और वहां किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। कीबोर्ड की खटखटाहट और कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी के बीच न्याय की एक नई इबारत बहुत ही खामोशी के साथ लिखी जा रही थी। अंजलि ने अपनी अंगूठी को घुमाते हुए खिड़की के बाहर देखा और मन ही मन वादा किया कि वह उन सभी मासूम लोगों को इंसाफ दिलाएगी जिन्हें सिंघानिया परिवार ने अपने फायदे के लिए बुरी तरह से कुचला और बर्बाद किया था। कल की सुबह सिंघानिया परिवार के लिए सिर्फ एक नया दिन नहीं, बल्कि उनके विनाश की उल्टी गिनती की एक भयंकर शुरुआत होने वाली थी। राहुल और देविका
अपने अहंकार के नशे में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें उस तूफान की जरा सी भी आहट सुनाई नहीं दे रही थी जो उनके दरवाजे तक पहुंच चुका था। अंजलि ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया और स्क्रीन पर चल रहे आंकड़ों को देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने अगले और सबसे घातक कदम की योजना बनाने में पूरी तरह से मग्न हो गई। अंजलि जानती थी कि यह लड़ाई बहुत लंबी और खतरनाक होने वाली है, जिसमें उसे कई अनजाने दुश्मनों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके सीने में जल रही न्याय की आग किसी भी डर या खतरे से कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली थी। उसने अपने सभी सहयोगियों को कल सुबह के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया और खुद भी उस अंतिम प्रहार की रूपरेखा को अंतिम रूप देने लगी। सिंघानिया परिवार का अंत अब निश्चित था और अंजलि उस विनाश की सबसे भयानक और निर्दयी सूत्रधार बनने वाली थी। अंजलि ने अपनी वह लाल साड़ी उतारकर एक काले रंग का सूट पहन लिया था जो उसके असल व्यक्तित्व को पूरी तरह से दर्शाता था। पिछले 3 सालों से उसने सिंघानिया हवे था। आईने के सामने खड़ी होकर उसने अपने बालों को बांधा और अपनी आंखों में एक नया और खतरनाक आत्मविश्वास महसूस किया। ये वह अंजलि नहीं थी जिसे राहुल ने कल रात बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया था, बल्कि यह तबाही थी। कंट्रोल रूम में वापस लौटते ही अंजलि ने देखा कि विक्रम और उसकी टीम के बाकी सदस्य कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार काम कर रहे थे। विक्रम ने एक फाइल अंजलि की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि राहुल सिंघानिया के विदेशी खातों का सारा कच्चा चिट्ठा अब उनके हाथ में आ चुका है। अंजलि ने उस फाइल को ध्यान से देखा और एक गहरी मुस्कान के साथ कहा कि राहुल ने अपने काले धन को छिपाने के लिए जिन फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया है, अब वही कमजोरी बनेंगी। टीम के एक अन्य सदस्य कबीर ने बताया कि उन्होंने सिंघानिया ग्रुप के मुख्य सर्वर में सेंध लगा दी है और अब वे किसी भी वक्त उनके पैसे के लेन देन को रोक सकते हैं। अंजलि ने कबीर की पीठ थपथपाई और उसे निर्देश दिया कि वह सबसे पहले उस खाते को ब्लॉक करे जिससे राहुल अपने अवैध निर्माण प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा भेजता है। वह जानती थी कि जैसे ही यह पैसा रुक जाएगा, राहुल के काम ठप पड़ेंगे और वह घबराकर बड़ी गलतियां करेगा। दूसरी तरफ सिंघानिया हवेली में राहुल अपनी जीत के नशे में पूरी तरह से चूर था और उसे आने वाले खतरे का कोई भी अंदाजा नहीं था। उसने काव्या को अंजलि वाले शानदार बेडरूम में शिफ्ट करवा दिया था और नौकरों को आदेश दिया था कि अब से काव्या ही इस घर की मालकिन है। राहुल को लग रहा था कि उसने अंजलि को बेइज्जत करके निकालकर एक जंग जीत ली है। वह अपनी बालकनी में खड़ा होकर शराब पीते हुए काव्या के साथ अपने सुनहरे भविष्य के झूठे और खोखले सपने सजा रहा था। काव्या भी इस नई और आलीशान जिंदगी को देखकर बेहद खुश थी, क्योंकि उसका बरसों पुराना लालची सपना अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने अपने गले में पड़े महंगे हीरों के हार को छुआ और राहुल के सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा कि वह उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने वाली है। राहुल ने उसके माथे को चूमते हुए वादा किया कि उनके बच्चे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन काव्या की आंखों में एक छिपा डर भी था जिसे वह छिपा रही थी। देविका सिंघानिया अपने विशाल कमरे में बेचैनी से टहल रही थी, क्योंकि कल रात अंजलि की वह आखिरी खौफनाक मुस्कान उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उन्हें काव्या का इस घर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन राहुल की जिद के आगे उन्हें फिलहाल घुटने टेकने पड़े थे। देविका को हमेशा से लगता था कि काव्या एक बहुत ही चालाक और मतलबी लड़की है जो सिर्फ उनके पैसे के पीछे पड़ी है। उन्होंने तुरंत अपने सबसे वफादार जासूस को फोन लगाया और उसे काव्या की पूरी कुंडली खंगालने का गुप्त आदेश दिया। अगले दिन सुबह होते ही सिंघानिया ग्रुप के मुख्य कार्यालय में एक अजीब सी खलबली मच गई जब उनके वित्तीय विभाग ने एक बड़ी गड़बड़ी देखी। राहुल जब अपने आलीशान केबिन में पहुंचा तो उसके मैनेजर ने घबराते हुए बताया कि उनके विदेशी बैंक खातों से पैसों का लेन देन पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। राहुल ने गुस्से में अपना लैपटॉप खोला और खुद जांच करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक लाल रंग का एरर मैसेज चमक रहा था।
उसे लगा यह सिर्फ तकनीकी खराबी है। अंजलि अपने बेस में बैठी हुई सीसीटीवी फीड के जरिए राहुल के केबिन का नजारा बड़े ही इत्मीनान से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसने विक्रम से कहा कि राहुल अपनी बेवकूफी में इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया कि जब राहुल को असली झटके का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वह बर्बाद हो जाएगा। अंजलि ने कीबोर्ड पर वार करने की तैयारी शुरू कर दी। दोपहर होते होते राहुल के पास कई महत्वपूर्ण ठेकेदारों और सप्लायर्स के फोन आने लगे, जिनका पैसा खातों के ब्लॉक होने की वजह से अचानक रुक गया था। राहुल ने उन्हें अपनी झूठी बातों में उलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाजार में सिंघानिया ग्रुप की खस्ता हालत की अफवाहें बहुत तेजी से फैलने लगी थीं। शेयर बाजार में भी सिंघानिया ग्रुप के शेयरों में हल्की गिरावट आनी शुरू हो गई थी, जो किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसी थी। राहुल के माथे पर चिंता उभरने लगी थी। इस बीच काव्या हवेली में अपना पूरा समय महंगे कपड़े और गहने खरीदने में बिता रही थी और उसे राहुल की परेशानी का कोई भी इल्म नहीं था। उसने अपनी एक पुरानी दोस्त को फोन करके अपनी नई हैसियत के बारे में जमकर डींगे मारी और बताया कि कैसे उसने अंजलि को रास्ते से हटा दिया है। काव्या को लगता था कि उसने राहुल को अपने प्यार और झूठे बच्चे के जाल में पूरी तरह फंसा लिया है और अब कोई भी उसकी शानदार जिंदगी नहीं छीन सकता। वह अपनी दुनिया में मग्न थी। अंजलि ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए राहुल के उन सभी गुप्त दस्तावेजों को डाउनलोड कर लिया, जिनमें उसने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का पूरा हिसाब रखा था। कबीर ने अंजलि को एक फाइल दिखाते हुए बताया कि राहुल ने शहर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए कई भ्रष्ट नेताओं को करोड़ों रुपए दिए थे। अंजलि ने उस फाइल को सुरक्षित करते हुए कहा कि यह वह ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल वे तब करेंगे जब राहुल उम्मीदें खो चुका होगा और यह उसे जेल भेज देगा। शाम ढलते ढलते राहुल की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि वह किसी भी तरह से अपने सीज हुए खातों को दोबारा चालू नहीं करवा पा रहा था। उसने अपने वकीलों और आईटी विशेषज्ञों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई, लेकिन कोई भी उस हैकिंग के स्रोत का पता लगाने में पूरी तरह से विफल रहा था। राहुल जल्लाहट में अपनी मेज पर रखे कांच के गिलास को फर्श पर पटककर तोड़ देता है और बुरी तरह चिल्लाता है। उसे पहली बार यह महसूस होने लगा था कि कोई ताकत उसे बर्बाद कर रही है। देविका सिंघानिया को जब राहुल की इस परेशानी के बारे में पता चला तो वह तुरंत उसके दफ्तर पहुंच गई और हालात का जायजा लेने की कोशिश करने लगी। उन्होंने राहुल को डांटते हुए कहा कि उसे काव्या के साथ रंगरलियां मनाने के बजाय अपने व्यापार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, ताकि यह नौबत कभी नहीं आती। राहुल ने अपनी मां से बहस करते हुए कहा कि यह एक मामूली समस्या है और वह इसे सुलझा लेगा, लेकिन देविका का दिल गवाही नहीं दे रहा था। उन्हें अंजलि की भविष्यवाणी याद आ रही थी। अंजलि ने विक्रम को अपनी अगली चाल समझाते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि वे बाजार में सिंघानिया ग्रुप के खिलाफ कुछ झूठी लेकिन विश्वसनीय अफवाहें फैलाएं। विक्रम ने अपने अंडरकवर पत्रकारों और वित्तीय विश्लेषकों के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर यह खबर लीक कर दी कि सिंघानिया ग्रुप बहुत बड़े कर्ज में डूब चुका है। यह खबर आग की तरह फैलने लगी और निवेशकों के बीच भारी दहशत का माहौल पैदा हो गया, जिससे अगले दिन तबाही मचना तय था। अंजलि की चाल जानलेवा थी। देर रात जब राहुल थका हारा और परेशान होकर हवेली वापस लौटा तो उसने देखा कि काव्या बेडरूम में तेज संगीत बजाकर शराब पीते हुए नाच रही थी। राहुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि एक तरफ उसका पूरा व्यापार नष्ट होने की कगार पर है और दूसरी तरफ यह औरत जश्न मना रही है। उसने गुस्से में जाकर म्यूजिक सिस्टम को बंद कर दिया और काव्या पर बुरी तरह से चिल्लाते हुए कहा कि क्या उसे उसकी परेशानी नजर नहीं आती। काव्या इस हमले से सहम गई और नशा उतर गया। काव्या ने अपने आंसू पोंछते हुए राहुल को गले लगाने की कोशिश की और झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा
कि वह तो सिर्फ उनके आने वाले बच्चे की खुशी मना रही थी, लेकिन राहुल ने उसे झटके से खुद से दूर धकेल दिया और उसे चेतावनी दी कि जब तक वह अपनी इस नई मुसीबत से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक वह उससे दूर ही रहे। ये पहली बार था जब राहुल ने काव्या के साथ बुरी तरह बर्ताव किया था और इससे काव्या के मन में भयानक डर पैदा हो गया था। उसी रात देविका के जासूस ने उन्हें एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट लाकर दी, जिसमें काव्या के अतीत के बारे में कई घिनौने सच छिपे हुए थे। जासूस ने बताया कि काव्या का राहुल से मिलने से पहले भी कई अमीर लड़कों के साथ चक्कर रह चुका था और वह पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देविका ने उस रिपोर्ट को पढ़ते हुए अपने दांत पीस लिए, क्योंकि उनका शक अब धीरे हकीकत में बदल रहा था। उन्होंने तय किया कि वह इस लड़की को बेनकाब करके रहेंगी। अंजलि अपने वॉर रूम में बैठकर सिंघानिया परिवार के हर एक सदस्य की मानसिक स्थिति का बारीकी से विश्लेषण कर रही थी। उसने कबीर से कहा कि राहुल अब टूट रहा है और काव्या डरी हुई है, जिसका मतलब है कि उनका आपस का विश्वास अब कमजोर होने लगा है। अंजलि की रणनीति सिर्फ उन्हें आर्थिक रूप से बर्बाद करने की नहीं थी, बल्कि वह चाहती थी कि वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं और खोखले हो जाएं। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसमें अंजलि जीत रही थी। अगले दिन सुबह जब शेयर बाजार खुला तो सिंघानिया ग्रुप के लिए यह किसी भयंकर बुरे सपने के सच होने जैसा था। कल रात फैलाई गई अफवाहों का असर इतना भयंकर हुआ कि उनके शेयर औंधे मुंह गिरने लगे और निवेशकों में अपना पैसा निकालने की भारी होड़ मच गई। राहुल ने बाजार को शांत करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन पत्रकारों ने उस पर ऐसे तीखे सवाल दागे कि वह पसीना पसीना हो गया और भाग खड़ा हुआ। यह दृश्य टीवी पर देखकर अंजलि के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान आ गई थी। शेयर बाजार में हुए इस भारी नुकसान के बाद सिंघानिया ग्रुप के कई बड़े डायरेक्टर्स ने राहुल के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने देविका सिंघानिया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि राहुल को तुरंत कंपनी के सीईओ पद से हटा दिया जाए, वरना कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगी। देविका के लिए यह एक बहुत बड़ा धर्म संकट था, क्योंकि वह अपने बेटे को कुर्सी से कैसे उतार सकती थीं, लेकिन उनके पास अपनी कंपनी को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। अंजलि ने उन्हें चक्रव्यूह में फंसा दिया था। विक्रम ने अंजलि को जानकारी दी कि उन्होंने सिंघानिया ग्रुप के विदेशी निवेशकों को भी उनके काले कारनामों के गुमनाम सबूत भेज दिए हैं। यह सुनकर अंजलि ने संतोष की सांस ली और कहा कि अब वे विदेशी निवेशक भी राहुल से अपना सारा पैसा वापस मांगेंगे, जिससे उसकी कमर पूरी तरह टूट जाएगी। अंजलि की यह योजना एकदम सटीक थी और वह बिना शोर शराबा किए दुश्मन को घुटनों पर लाने में कामयाब हो रही थी। उसने साबित कर दिया था कि दिमागी ताकत अहंकार से खतरनाक होती है। हवेली के अंदर का माहौल अब किसी कब्रिस्तान से कम डरावना नहीं लग रहा था, जहां हर कोई अपनी जान बचाने की फिक्र में डूबा हुआ था। काव्या ने जब टीवी पर राहुल की कंपनी के डूबने की खबर देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बुरी तरह से कांपने लगी। उसे समझ आ गया था कि अगर राहुल का पैसा खत्म हो गया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। उसने घबराहट में अपने पुराने प्रेमी को फोन लगाया, लेकिन उसने भी फोन उठाने से इनकार कर दिया। राहुल दफ्तर से भागकर सीधा हवेली पहुंचा और शराब की पूरी बोतल एक ही सांस में खाली कर दी, क्योंकि वह इस भयानक सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह अपनी मां देविका के पास गया और बच्चों की तरह रोते हुए उनसे मदद मांगने लगा, लेकिन देविका ने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ झड़ दिया। देविका ने चिल्लाते हुए कहा कि राहुल की बेवकूफियों और घमंड ने खानदान को सड़क पर लाकर खड़ा किया है। यह थप्पड़ राहुल के अहंकार पर एक तमाचा था जिसने हिम्मत तोड़ दी। अंजलि ने कबीर को आदेश दिया कि वह राहुल के मोबाइल फोन को पूरी तरह से हैक कर ले, ताकि वे उसकी हर एक बातचीत को सुन सके। कबीर ने कुछ ही मिनटों में यह काम पूरा कर लिया और अब राहुल का फोन पूरी तरह से अंजलि के नियंत्रण में आ चुका था। अंजलि जानती थी कि जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है तो वह गलतियां करता है, और वह राहुल की इन्हीं गलतियों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसका जाल बिछ चुका था,
काव्या ने छुपकर राहुल और देविका की लड़ाई सुन ली थी और अब उसे यह पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में उसका कोई सुरक्षित भविष्य नहीं है। उसने चुपचाप अपने कमरे में जाकर अपना सारा महंगा सामान और गहने एक बड़े से बैग में भरना शुरू कर दिया ताकि मौका मिलते ही वह वहां से भाग सके। लेकिन काव्या को अंदाजा नहीं था कि देविका के आदमियों ने हवेली के दरवाजे पर कड़ा पहरा लगा रखा था और उसका वहां से निकलना नामुमकिन था। वॉर रूम में विक्रम ने अंजलि को कॉफी देते हुए पूछा कि क्या उन्हें अब पुलिस को इन सभी घोटालों की जानकारी दे देनी चाहिए ताकि राहुल को गिरफ्तार किया जा सके। अंजलि ने कॉफी का कप हाथ में लेते हुए इनकार में सिर हिलाया और कहा कि वह राहुल को इतनी आसानी से जेल भेजकर उसके दर्द को कम नहीं करना चाहती। अंजलि का मकसद राहुल को उस मुकाम तक लेकर जाना था जहां वह अपनी मौत की दुआ मांगे और भयानक पछतावा हो। रात काफी गहरी हो चुकी थी, लेकिन अंजलि की आंखों में नींद का कोई भी नामो निशान नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि उसका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। उसने अपनी स्क्रीन पर चल रहे हरे और लाल रंग के आंकड़ों को एक गहरी संतुष्टि के साथ देखा, जो सिंघानिया ग्रुप की पूरी तबाही की गवाही दे रहे थे। उसने विक्रम को निर्देश दिया कि वे कल सुबह तक राहुल की एक फर्जी कंपनी को दिवालिया घोषित करें ताकि उसकी कमर टूट जाए। अंजलि रहम करने के मूड में नहीं थी। कल का दिन सिंघानिया परिवार के लिए कयामत का दिन होने वाला था, जब उनके सारे पापों का घड़ा पूरी तरह से भर चुका होगा और वे एक एक करके टूटेंगे। अंजलि ने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के बाहर देखा और ठंडी हवा का एक गहरा झोंका महसूस किया, जो उसे एक अजीब सी शांति और ताकत दे रहा था। उसका बिछाया हुआ जाल अब पूरी तरह कस चुका था और राहुल बुरी तरह से उलझ चुके थे। न्याय का खेल रोमांचक पड़ाव पर था। अंजलि अपने वॉर रूम में एक शांत योद्धा की तरह बैठी हुई थी, जिसकी उंगलियां कीबोर्ड पर किसी कुशल संगीतकार की तरह चल रही थीं। आज की सुबह सिंघानिया साम्राज्य के ताबूत में एक और कील ठोकने का वक्त था। विक्रम ने उसे बताया कि शेल कंपनियों के जरिए सिंघानिया ग्रुप को मिलने वाली मुख्य फंडिंग का रास्ता अब पूरी तरह से साफ है और वे जब चाहें इसे काट सकते हैं। अंजलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के एंटर का बटन दबा दिया और वह सारा पैसा एक झटके में रुक गया, जो राहुल के बड़े प्रोजेक्ट्स की जीवन रेखा था। कुछ ही मिनटों के भीतर सिंघानिया ग्रुप के मुख्यालय में हाहाकार मच गया, क्योंकि उनके सबसे बड़े और प्रतिष्ठित निर्माण प्रोजेक्ट का काम पैसों की कमी के कारण अचानक रुक गया था। साइट पर मौजूद इंजीनियरों और ठेकेदारों ने दफ्तर में फोन करना शुरू कर दिया और उनके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। राहुल के मुख्य वित्त अधिकारी ने पसीने से लथपथ होकर उसे यह खौफनाक खबर दी कि उनके विदेशी निवेशकों ने बिना कोई कारण बताए अपने हाथ खींच लिए हैं। राहुल को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। राहुल गुस्से में पागल हो गया और उसने अपनी मेज पर रखे सारे कागजात हवा में उछाल दिए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है और उसकी कंपनी का पैसा अचानक कैसे गायब हो सकता है। उसने अपने वकीलों की पूरी टीम को तुरंत अपने कैबिन में बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे उन निवेशकों के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर करें। लेकिन वकील भी जानते थे कि बिना ठोस सबूतों के अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों पर दबाव बनाना नामुमकिन था और कंपनी का दिवालिया होना अब लगभग तय था। राहुल के दिमाग में एक अजीब सा डर और शक पैदा होने लगा था कि उसके अपने ही दफ्तर में कोई गद्दार बैठा है जो ये सारी गुप्त जानकारी बाहर लीक कर रहा है। वह अपने सबसे करीबी कर्मचारियों को भी शक की नजर से देखने लगा और उसने बिना सोचे समझे अपने 2 पुराने मैनेजरों को नौकरी से निकाल दिया। राहुल की यह हरकत देखकर पूरे दफ्तर में दहशत फैल गई और हर कोई अपनी नौकरी बचाने की फिक्र में लग गया। यह ठीक वैसा ही था जैसा अंजलि ने अपनी योजना में सोचा था। देविका सिंघानिया जब दफ्तर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे ने पूरे माहौल को नर्क बना दिया है। उन्होंने राहुल को शांत करने की कोशिश की और कहा कि यह वक्त आपस में लड़ने का नहीं,
बल्कि अपने दुश्मनों को पहचानने का है। देविका के अहंकार ने उन्हें यह मानने ही नहीं दिया कि यह किसी एक इंसान की सोची समझी चाल हो सकती है। उन्हें लगा कि यह शहर के उनके पुराने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों का काम है, जो सिंघानिया ग्रुप की कमजोर हालत का फायदा उठाकर उन्हें बाजार से पूरी तरह मिटाना चाहते हैं। देविका ने तुरंत अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कुछ बड़े राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों को फोन लगाया ताकि वे बाजार में उनके विरोधियों पर दबाव बना सकें। लेकिन देविका को यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगा कि जिन लोगों को उन्होंने सालों तक रिश्वत खिलाई थी, आज वे सभी उनके फोन उठाने से कतरा रहे थे। सत्ता और पैसे के नशे में चूर देविका को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनका साम्राज्य रेत के महल की तरह ढह रहा है और उनका पुराना रुतबा अब किसी भी काम नहीं आ रहा है। वॉर रूम में बैठी अंजलि स्क्रीन पर राहुल और देविका की इन बेवकूफी भरी हरकतों को देखकर एक ठंडी मुस्कान के साथ आनंद ले रही थी। कबीर ने अंजलि को बताया कि राहुल ने अपने प्रोजेक्ट्स को बचाने के लिए शहर के सबसे खतरनाक और गैरकानूनी साहूकारों से कर्ज लेने की कोशिश शुरू कर दी है। अंजलि की आंखों में एक तेज चमक आ गई, क्योंकि वह जानती थी कि यह राहुल की सबसे बड़ी और जानलेवा गलती साबित होने वाली है, जो उसे सीधे जेल की सलाखों के पीछे धकेल देगी। उसका जाल अब और कस रहा था। राहुल अपनी शान ओ शौकत बचाने के लिए इतना अंधा हो चुका था कि उसने उस खूंखार माफिया से भारी ब्याज पर करोड़ों का कर्ज ले लिया, जिसका पैसा सीधे अंडरवर्ल्ड से आता था। उसने इस गैरकानूनी लेन देन को अपनी मां से भी छिपाकर रखा, क्योंकि उसे लगता था कि वह रातों रात इस पैसे से अपना व्यापार खड़ा कर लेगा। लेकिन राहुल यह भूल गया था कि शैतान से किया गया सौदा कभी भी इंसान की भलाई नहीं करता, और यह कर्ज उसके लिए मौत का वह फरमान था जिस पर उसने खुद अपने हस्ताक्षर किए थे। विक्रम ने बहुत ही कुशलता से इस पूरे गैरकानूनी लेन देन को ट्रैक कर लिया और सारे सबूत अंजलि के सुरक्षित सर्वर में सेव कर दिए। उसने अंजलि से कहा कि अब उनके पास राहुल को मनी लॉन्ड्रिंग और माफिया से संबंध रखने के जुर्म में उम्र कैद दिलवाने के पक्के सबूत मौजूद हैं। अंजलि ने विक्रम की बात से सहमति जताई, लेकिन उसने कहा कि वह अभी इस बम को नहीं फोड़ेगी। वह चाहती थी कि राहुल इस कर्ज के पैसे को अपने डूबते हुए प्रोजेक्ट्स में लगा दे, ताकि उसकी तबाही का तमाशा और भी ज्यादा भयानक हो। हवेली के भीतर काव्या की हालत एक पिंजरे में बंद उस पक्षी जैसी हो गई थी, जिसे बाहर मंडराते हुए खतरे का पूरा एहसास हो चुका था। राहुल के दफ्तर में होने वाले हंगामे की खबरें नौकरों के जरिए उस तक पहुंच रही थीं, और उसका डर हर पल बढ़ता जा रहा था। काव्या ने अपने उस राज को छिपाने के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया था, और अब उसे लगने लगा था कि सिंघानिया परिवार का जहाज डूबने वाला है। उसने गुपचुप तरीके से अपनी भागने की योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया था। काव्या ने बाथरूम में जाकर छुपकर अपने असली प्रेमी को फोन किया और उसे रोते हुए बताया कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं और उसे तुरंत पैसों की जरूरत है। लेकिन उस आदमी ने काव्या की कोई भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया और उसे गालियां देते हुए फोन काट दिया। काव्या वहीं फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि अब उसके पास ना तो सिंघानिया परिवार की दौलत बची थी और ना ही वह इंसान जिसके बच्चे को वह अपने गर्भ में पालकर राहुल को बेवकूफ बना रही थी। देविका सिंघानिया, जो पहले से ही काव्या पर शक कर रही थी, उन्होंने नौकरों को काव्या के हर एक कदम पर नजर रखने का सख्त निर्देश दिया था। देविका की एक खास नौकरानी ने उन्हें आकर बताया कि काव्या छुपकर फोन पर किसी से बात करते हुए रो रही थी और वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। देविका की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई और उन्होंने तय कर लिया कि वह इस लड़की का पूरा सच सामने लाकर रहेंगी। उनका शक अब यकीन में बदल रहा था कि यह बच्चा राहुल का खून बिल्कुल नहीं है। रात को जब राहुल हवेली लौटा तो उसकी आंखें शराब के नशे और थकान से पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी वहशत नजर आ रही थी। काव्या ने जैसे ही उसके पास जाकर उसे सहारा देने की कोशिश की, राहुल ने उसे बहुत जोर से धक्का दे दिया।
काव्या दूर जाकर फर्श पर गिर पड़ी और दर्द से कराहने लगी। लेकिन राहुल को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। वह एक पागल इंसान की तरह काव्या पर चिल्लाने लगा कि उसकी वजह से ही उसका सारा भाग्य बर्बाद हो गया है। राहुल अपनी नाकामियों और गलतियों का सारा दोष उस औरत पर मढ़ रहा था, जिसे वह कल तक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बता रहा था। उसने काव्या को गंदी गालियां दी और कहा कि जब से उसने उस मनहूस औरत को इस हवेली में कदम रखने दिया है, तब से उसका व्यापार मिट्टी में मिल रहा है। काव्या राहुल के इस भयानक रूप को देखकर बुरी तरह से कांपने लगी और उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि अंजलि ने किस तरह इस राक्षस के साथ इतने साल एक खामोश और दर्दनाक जिंदगी गुजारी होगी। देविका सिंघानिया अपनी बालकनी से नीचे हॉल में हो रहे इस पूरे तमाशे को बहुत ही शांति और ठंडे दिमाग से देख रही थीं। उन्होंने राहुल को रोकने की कोई भी कोशिश रिफाइन नहीं की, क्योंकि वह चाहती थीं कि काव्या इस घर से बेइज्जत होकर बाहर निकल जाए। देविका को अपने बेटे के डूबते हुए व्यापार की चिंता थी, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि काव्या का असली चेहरा अब राहुल के सामने आ रहा है। यह हवेली अब एक युद्ध का मैदान बन चुकी थी, जहां हर कोई एक दूसरे का दुश्मन था। अंजलि अपने वॉर रूम में बैठकर एक एक घटनाक्रम को बहुत ही बारीकी से रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि यह सारे सबूत अदालत में सिंघानिया परिवार की कब्र खोदने वाले थे। विक्रम ने अंजलि से कहा कि राहुल अब अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो चुका है और वह किसी भी वक्त कोई बहुत बड़ा अपराध कर सकता है। अंजलि ने गंभीरता से जवाब दिया कि यही उसका असली मकसद है, कि दुनिया देखे कि एक रसूखदार और अमीर इंसान जब अपनी असली औकात पर आता है तो वह कितना नीच और भयानक जानवर बन सकता है। अगले दिन की शुरुआत सिंघानिया परिवार के लिए एक नए और जानलेवा तूफान के साथ हुई, जब अंडरवर्ल्ड माफिया के गुंडे सीधे राहुल के दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने राहुल के सुरक्षा गार्डों को बुरी तरह से पीटकर केबिन का दरवाजा तोड़ दिया और राहुल की मेज पर हथियार रख दिए। गुंडों के सरगना ने राहुल की कॉलर पकड़कर कहा कि अगर उसने शाम तक उनके पैसे ब्याज समेत वापस नहीं किए तो वे उसे और उसके पूरे परिवार को जिंदा जला देंगे। राहुल डर के मारे पसीना पसीना हो गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। राहुल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा और सीधा अपनी मां देविका के पास पहुंचा, जो उस वक्त हवेली के मंदिर में पूजा कर रही थी। राहुल ने रोते हुए देविका के पैरों में गिरकर अपनी सारी करतूतें सच सच बता दी और कहा कि माफिया उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। देविका यह सुनकर सन्न रह गईं कि उनके इकलौते बेटे ने इतनी बड़ी बेवकूफी की है और पूरे खानदान की जान को एक भयानक खतरे में डाल दिया है। उनका घमंड टूटकर चूर चूर हो गया और वे बुरी तरह घबरा गईं। देविका ने तुरंत अपने वकीलों और सीए को फोन किया ताकि वे कंपनी के कुछ हिस्से बेचकर माफिया का कर्ज चुकाने का कोई रास्ता निकाल सकें। लेकिन अंजलि ने पहले ही बाजार में सिंघानिया ग्रुप की हालत इतनी खराब कर दी थी कि कोई भी उनकी संपत्ति खरीदने को तैयार नहीं था। हर तरफ से सिर्फ निराशा और हार की खबरें आ रही थीं और देविका को पहली बार यह एहसास हुआ कि कोई बहुत बड़ी और अदृश्य ताकत उन्हें चारों तरफ से घेरकर धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेल रही है। वे बेबस हो चुकी थीं। अंजलि ने अपने कंप्यूटर पर एक नया कमांड टाइप किया और सिंघानिया ग्रुप के बाकी बचे हुए छोटे बैंक खातों को भी हमेशा के लिए फ्रीज कर दिया। अब राहुल के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने या अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने तक के पैसे नहीं बचे थे और वह पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। कबीर ने हंसते हुए अंजलि को बताया कि राहुल अब एक भिखारी से भी बदतर हालत में पहुंच गया है, जिसके पास सिर्फ दिखावे की हवेली बची है। अंजलि की योजना बिना किसी गलती के अपना काम कर रही थी। हवेली में काव्या ने नौकरों की बातचीत से माफिया वाली बात सुन ली थी और अब उसका डर एक भयानक खौफ में बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि अगर राहुल पैसे नहीं दे पाया तो माफिया के गुंडे उसे भी नहीं छोड़ेंगे और उसकी जान को भी बहुत बड़ा खतरा है। उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया
और अपने सारे गहने और नकदी एक छोटे से बैग में छिपाकर खिड़की से भागने का रास्ता तलाशने लगी। काव्या अब किसी भी कीमत पर इस नरक से दूर जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही काव्या ने हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, देविका के बॉडीगार्ड्स ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और घसीटते हुए हॉल में ले आए। देविका एक कुर्सी पर बैठी हुई थीं और उनकी आंखों में काव्या के लिए एक भयंकर नफरत और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने काव्या के बैग को फर्श पर पलट दिया और सारे गहने बाहर बिखर गए जो काव्या ने चुराए थे। देविका ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि एक चोरनी हमेशा अपनी असली औकात दिखा ही देती है, चाहे वह कितनी भी चालाक क्यों न हो। काव्या रोते हुए देविका के पैरों में गिर पड़ी और अपनी जान बख्शने की भीख मांगने लगी, लेकिन देविका का दिल पत्थर का बन चुका था। उन्होंने काव्या के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और कहा कि वह जानती है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा राहुल का खून बिल्कुल भी नहीं है। यह बात सुनकर काव्या के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया और उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। देविका ने उसे धमकी दी कि अगर उसने सच नहीं उगला तो वह उसे माफिया के हवाले कर देंगी। अंजलि अपने गुप्त कमरे में बैठकर यह सारा ड्रामा लाइव देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और न्याय की भावना तैर रही थी। विक्रम ने कहा कि देविका ने काव्या की चोरी पकड़ ली है और अब इन दोनों के बीच की लड़ाई इनके साम्राज्य को पूरी तरह से राख में बदल देगी। अंजलि ने हामी भरते हुए कहा कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो इंसान खुद ही अपने विनाश का कारण बन जाता है और यह परिवार अब उसी रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसी वक्त राहुल भी हवेली में दाखिल हुआ और उसने देखा कि उसकी मां काव्या को बुरी तरह से बेइज्जत कर रही है और काव्या जमीन पर पड़ी रो रही है। राहुल पहले से ही अपने कर्ज और माफिया की धमकियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था और इस नए तमाशे ने उसके दिमाग की नसें फाड़ दी। वह बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ा और उसने काव्या को जोरदार लात मारते हुए कहा कि यह औरत उसके लिए सिर्फ एक बदकिस्मती का साया बनकर आई है जिसने उसका सब कुछ तबाह कर दिया है। हवेली का वह आलीशान हॉल अब गालियों और चीख पुकार से गूंज रहा था और सिंघानिया परिवार का बरसों पुराना रुतबा और उनकी इज्जत तार तार हो चुकी थी। देविका लगातार राहुल को काव्या की सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल इतने गुस्से में था कि वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह बार बार अपना सिर पकड़कर चिल्ला रहा था कि उसे इन सब झमेलों से बाहर निकलना है और अपनी कंपनी बचानी है। अंजलि की बिछाई हुई बिसात पर सारे मोहरे आपस में ही कटकर मर रहे थे। अंजलि ने अपनी स्क्रीन बंद कर दी और एक गहरी सांस लेते हुए अपनी कुर्सी से उठी, क्योंकि वह जानती थी कि आज की रात सिंघानिया परिवार के लिए बहुत लंबी होने वाली है। उसने कबीर को आदेश दिया कि वह कल सुबह होने वाली शेयरधारकों की अंतिम और सबसे बड़ी बैठक के लिए सारे सबूतों की एक प्रेजेंटेशन तैयार करे। अंजलि अब पर्दे के पीछे से बाहर आकर सीधे मैदान में उतरने वाली थी और वह राहुल के साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार और बेताब थी। रात के अंधेरे में शहर पूरी तरह शांत लग रहा था, लेकिन अंजलि के भीतर न्याय की एक भयंकर आग जल रही थी जो कल सिंघानिया परिवार को भस्म कर देगी। उसने उन सभी बेगुनाह लोगों के चेहरों को याद किया जिन्हें राहुल और देविका ने अपनी ताकत के नशे में बर्बाद किया था और उनका हक छीना था। कल की सुबह एक नया सवेरा लेकर आने वाली थी जिसमें सच्चाई की जीत और अहंकार की सबसे दर्दनाक और भयानक हार निश्चित थी। अंजलि ने अपनी आंखें बंद की और कल की जीत का इंतजार करने लगी। अंजलि ने अपने कंप्यूटर पर कुछ अंतिम कमांड टाइप किए और एक बेनाम ईमेल सीधे देविका सिंघानिया के निजी इनबॉक्स में भेज दिया। इस ईमेल में काव्या के उस काले अतीत के सभी पुख्ता सबूत और तस्वीरें मौजूद थीं जिन्हें उसने बहुत ही चालाकी से दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। विक्रम ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा कि यह जानकारी सिंघानिया हवेली में एक ऐसा भयंकर तूफान लेकर आएगी जो उनके बचे खुचे पारिवारिक रिश्तों को भी पूरी तरह से तबाह कर देगा। अंजलि के चेहरे पर
एक ठंडी और खतरनाक मुस्कान थी। देविका सिंघानिया अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थीं। तभी उनके फोन पर एक नई ईमेल का नोटिफिकेशन चमका। उन्होंने जैसे ही उस संदेश को खोला तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई और उनका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। उस संदेश में काव्या और उसके पुराने प्रेमी की वे तस्वीरें थीं, जिनमें दोनों एक ही बिस्तर पर मौजूद थे और नीचे मेडिकल रिपोर्ट भी संलग्न थी। देविका को अब पूरा यकीन हो गया था कि काव्या ने उनके बेटे राहुल को एक बहुत बड़े और गंदे धोखे में फंसाया है। देविका ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सुरक्षा प्रभारी को अपने कमरे में बुलवाया और उसे काव्या पर 24 घंटे कड़ी नजर रखने का आदेश दिया। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि काव्या हवेली के किसी भी कोने से बाहर नहीं जानी चाहिए और उसका फोन भी पूरी तरह से निगरानी में रखा जाए। देविका जानती थी कि अगर राहुल को इस हालत में यह खौफनाक सच पता चला तो वह अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो बैठेगा। वे पहले खुद इस लड़की का सारा घमंड तोड़ना चाहती थीं और उसे बेनकाब करना चाहती थीं। दूसरी तरफ राहुल अपने दफ्तर में बैठकर शराब पी रहा था, क्योंकि माफिया की धमकियों और डूबते हुए व्यापार ने उसकी रातों की नींद हराम कर दी थी। उसके सभी बैंक खाते फ्रीज हो चुके थे और उसके सबसे खास दोस्त भी अब उसके फोन का जवाब देने से कतराने लगे थे। राहुल को लग रहा था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रही है और वह एक ऐसे अंधेरे कुएं में गिरता जा रहा है जहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। उसका तनाव बहुत भयंकर था। अंजलि अपने सुरक्षित ठिकाने से राहुल की हर एक हताश और परेशान हरकत का बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर रही थी। कबीर ने अंजलि को जानकारी दी कि राहुल ने अपना आखिरी पुश्तैनी प्लॉट भी बहुत कम कीमत पर बेचने की कोशिश की है, लेकिन बाजार में कोई भी खरीदार सामने नहीं आ रहा है। अंजलि ने अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए कहा कि यही तो उसकी असली सजा है कि वह अपने ही लालच और अहंकार के बनाए हुए जाल में बुरी तरह से तड़प रहा है। उसकी बर्बादी अब बिल्कुल अंतिम चरण में है। हवेली के अंदर काव्या की स्थिति अब एक डरे हुए जानवर जैसी हो चुकी थी, जिसे चारों तरफ से शिकारियों ने घेर लिया हो। उसे यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि देविका सिंघानिया के आदमियों ने हवेली के हर दरवाजे पर पहरा लगा दिया है और वह एक कैदी बन चुकी है। काव्या ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा और उसे वहां भी 2 हथियारबंद गार्ड खड़े हुए दिखाई दिए। उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं और उसके माथे पर पसीना चमकने लगा, क्योंकि अब उसका राज छिपने वाला नहीं था। घबराहट के मारे काव्या ने बाथरूम का नल चालू किया ताकि कोई उसकी आवाज न सुन सके और उसने अपने उसी पुराने प्रेमी को एक बार फिर से फोन लगाया। उसने रोते हुए अपने प्रेमी से कहा कि सिंघानिया परिवार बर्बाद हो रहा है और अगर उसने उसे यहां से नहीं निकाला तो देविका उसे जान से मार डालेगी। लेकिन उसके प्रेमी ने बहुत ही बेरहमी से हंसते हुए जवाब दिया कि वह एक बेवकूफ औरत है और अब वह उसके किसी भी काम की नहीं रही। उसने तुरंत फोन काट दिया और काव्या टूट गई। उसी शाम राहुल जब हवेली वापस लौटा तो वह नशे में पूरी तरह से धुत था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। माफिया ने उसे अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था और उसका सारा पैसा खत्म हो चुका था। वह सीधे अपने बेडरूम में गया और वहां काव्या को अपना सामान बांधते हुए देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राहुल ने काव्या का बैग छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और चिल्लाने लगा कि वह उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती है। काव्या बुरी तरह से डर गई और उसने रोते हुए कहा कि उसे इस भयानक माहौल में बहुत घुटन हो रही है और वह अपने बच्चे की खातिर यह घर छोड़ना चाहती है। राहुल ने काव्या का हाथ मरोड़ते हुए उसे बिस्तर पर धकेल दिया और उसे गंदी गालियां देते हुए कहा कि ये बच्चा ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। राहुल ने अंजलि को याद करते हुए कहा कि जब तक अंजलि उसके साथ थी तब तक उसका व्यापार आसमान छू रहा था और काव्या एक पनौती बनकर उसकी जिंदगी में आई है। अंजलि अपने स्क्रीन पर इस घरेलू हिंसा के दृश्य को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह जानती थी कि यह लोग
इसी दर्द और बेइज्जती के पूरी तरह से लायक हैं। विक्रम ने अंजलि से पूछा कि क्या उन्हें अब पुलिस को बुलाकर इस तमाशे को यहीं खत्म कर देना चाहिए। अंजलि ने मना करते हुए कहा कि पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन उससे पहले राहुल और काव्या को एक दूसरे की सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ होना चाहिए। अंजलि ने उस रात के लिए अपनी सबसे खतरनाक और आखिरी चाल चलने का फैसला किया। उसने कबीर को निर्देश दिया कि वह काव्या के फोन पर उस पुराने प्रेमी का एक फर्जी ऑडियो मैसेज भेजे जिसमें वह काव्या को ब्लैकमेल कर रहा हो। कबीर ने बहुत ही सफाई से आवाज बदलकर वह मैसेज काव्या के फोन पर भेज दिया और उस वक्त राहुल वहीं काव्या के सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा था। जैसे ही फोन की घंटी बजी, राहुल ने काव्या के हाथ से उसका फोन झपट लिया और उस मैसेज को प्ले कर दिया। काव्या की आंखों के सामने अब सिर्फ मौत का भयानक अंधेरा छाने लगा था। ऑडियो मैसेज में वह आदमी साफ तौर पर कह रहा था कि अगर काव्या ने उसे पैसे नहीं दिए तो वह राहुल को बता देगा कि वह बच्चा उसका है। यह सुनकर राहुल का पूरा शरीर जैसे पत्थर का बन गया और उसके हाथों से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने अपनी खून से लाल आंखों से काव्या की तरफ देखा और एक खूंखार जानवर की तरह उसकी तरफ बढ़ा। राहुल ने काव्या का गला पकड़ लिया और उसे दीवार से सटाकर पूछने लगा कि यह सब क्या घटिया और घिनौना मजाक चल रहा है। काव्या ने राहुल की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश की और हांफते हुए कहा कि यह सब कोई बहुत बड़ी साजिश है और वह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। लेकिन राहुल का दिमाग अब किसी भी झूठी कहानी पर विश्वास करने की हालत में नहीं था, क्योंकि उसकी दुनिया पहले ही पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। उसने काव्या के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा जिससे उसके होंठ से खून बहने लगा और वह दर्द के मारे चीखते हुए फर्श पर बहुत ही बुरी तरह से गिर पड़ी। राहुल का गुस्सा बेकाबू था। तभी देविका सिंघानिया अपने गार्डों के साथ राहुल के कमरे में दाखिल हुईं और उनकी आंखों में काव्या के लिए एक बहुत ही गहरी और भयानक नफरत तैर रही थी। उन्होंने राहुल से कहा कि यह लड़की एक बहुत ही गंदी और धोखेबाज औरत है जो इस परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए एक नीच इंसान का बच्चा अपने पेट में पाल रही है। देविका ने अपने हाथ में पकड़ी हुई वह फाइल राहुल के मुंह पर दे मारी जिसमें काव्या के मेडिकल रिकॉर्ड्स और उसके पुराने सभी काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद था। राहुल ने कांपते हुए हाथों से उस फाइल को उठाया और जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया उसका दिल एक गहरे और भयानक सदमे में पूरी तरह से डूबता चला गया। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने इस धोखेबाज औरत के लिए अपनी एक वफादार और समझदार पत्नी अंजलि को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। राहुल को अपनी बेवकूफी और अपने अहंकार पर इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। अंजलि अपने गुप्त वॉर रूम में बैठकर यह पूरा दृश्य बहुत ही ध्यान से देख रही थी और उसके दिल में एक अजीब सी संतुष्टि की भावना पैदा हो रही थी। उसने जो न्याय की एक लंबी और कठिन लड़ाई शुरू की थी, अब वह अपनी मंजिल के बहुत ही करीब पहुंच चुकी थी और दुश्मन आपस में ही लड़कर खत्म हो रहे थे। विक्रम ने अंजलि से कहा कि राहुल का घमंड अब पूरी तरह से टूट चुका है और वह एक ऐसे इंसान में बदल गया है जिसके पास जीने का कोई भी मकसद नहीं बचा है। देविका ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे काव्या को इसी वक्त घसीटकर हवेली से बाहर सड़क पर फेंक आएं और उसे एक पैसा भी न दिया जाए। काव्या ने देविका के पैरों में गिरकर बहुत गिड़गिड़ाने की कोशिश की और कहा कि वह यह शहर छोड़कर हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाएगी, लेकिन उसे रात के अंधेरे में बाहर ना निकाला जाए। लेकिन देविका ने बहुत ही निर्दयता से उसे लात मारी और कहा कि उसने सिंघानिया परिवार की इज्जत के साथ खेला है, इसलिए अब वह सड़क पर भिखारियों की तरह मरने के लायक है। गार्डों ने काव्या के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ ले गए, जहां से कुछ दिन पहले अंजलि बहुत ही सम्मान के साथ खुद बाहर गई थी। काव्या की चीखें पूरे हॉल में गूंज रही थीं, लेकिन किसी भी नौकर या गार्ड को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था,
क्योंकि वह एक बहुत ही लालची औरत थी। जैसे ही काव्या को सड़क पर धकेला गया, हवेली के बड़े और भारी लोहे के दरवाजे हमेशा के लिए उसके मुंह पर बहुत जोर की आवाज के साथ बंद हो गए। राहुल अपने कमरे में अकेला फर्श पर पड़ा हुआ था और वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल पर आंसू बहा रहा था, जिसने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। उसने अपना पूरा व्यापार खो दिया था और माफिया उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे बुरी तरह पड़ा हुआ था। और अब उसका प्यार भी एक बहुत बड़ा झूठ साबित हुआ था। उसे अंजलि की वह रहस्यमयी और ठंडी मुस्कान याद आ रही थी जो उसने घर छोड़ते वक्त दी थी, और राहुल को लग रहा था कि यह अंजलि का श्राप है। देविका सिंघानिया अपने आलीशान सोफे पर बैठकर लंबी और गहरी सांसें ले रही थी, क्योंकि उन्हें इस बात का गहरा एहसास हो चुका था कि उनका परिवार अब खत्म होने की कगार पर है। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने हमेशा अंजलि को एक नीची और कमजोर औरत समझा था, जबकि असली सांप तो काव्या के रूप में उनके ही घर में छिपा हुआ था। देविका के अहंकार की दीवारें अब दरक चुकी थीं और उन्हें पहली बार अपनी दौलत और अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। अंजलि ने अपनी कुर्सी को पीछे किया और एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए अपने सभी कंप्यूटर स्क्रीन्स को बहुत ही ध्यान से देखा, जो सिंघानिया ग्रुप की बर्बादी के आंकड़े दिखा रहे थे। कबीर ने अंजलि से कहा कि कल सुबह शेयरधारकों की एक बहुत ही अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कंपनी का दिवालिया होना आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा। अंजलि ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि वह कल उस बैठक में जरूर जाएगी, ताकि राहुल को उसकी आखिरी और सबसे दर्दनाक हार का सीधा एहसास करवा सके। विक्रम ने अपनी फाइलों को समेटते हुए अंजलि से पूछा कि क्या पुलिस को राहुल की गिरफ्तार करने के लिए सारे पुख्ता सबूत आज रात ही भेज दिए जाएं या कल तक इंतजार किया जाए। अंजलि ने बहुत ही शांति से जवाब दिया कि पुलिस को कल सुबह बैठक के बीच में ही वहां पहुंचना चाहिए, ताकि पूरे शहर के सामने राहुल को हथकड़ियां पहनाई जा सके। अंजलि का मकसद सिर्फ राहुल का पैसा छीनना नहीं था, बल्कि उसे दुनिया की नजरों में एक बहुत बड़ा मुजरिम साबित करना भी था। सड़क पर बेहाल और डरी हुई काव्या रात के अंधेरे में अकेली भटक रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी जान बचाने के लिए अब कहां जाए। उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई ऐसा इंसान बचा था जो उसकी मदद कर सके, क्योंकि उसने लालच में अंधे होकर अपने सारे पुराने रिश्ते खुद ही खराब कर लिए थे। वह एक बस स्टॉप पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और उसे पहली बार अपने उन सभी गंदे कामों पर बहुत ही भयानक पछतावा महसूस हो रहा था। हवेली में राहुल को अब काव्या की याद नहीं आ रही थी, बल्कि उसे उस खूंखार माफिया की याद आ रही थी जिसने उसे जान से मारने की बहुत ही गंभीर धमकी दी थी। वह अपने फोन को बार बार देख रहा था और उसे उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और उसका व्यापार दोबारा से पहले की तरह पूरी तरह से खड़ा हो जाए। लेकिन हकीकत यह थी कि सिंघानिया ग्रुप अब एक डूबता हुआ जहाज था और राहुल उसका वह अभागा कप्तान था जिसे डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता था। देविका ने अपने वकीलों को फोन किया और उन्हें कल की बैठक के लिए बहुत ही जरूरी और सख्त निर्देश दिए, ताकि वे कंपनी की कुछ संपत्ति को किसी तरह से बचा सकें। वे जानती थीं कि अब राहुल कंपनी को संभालने के लायक बिल्कुल भी नहीं बचा है, इसलिए उन्हें खुद आगे आकर सिंघानिया परिवार की बची हुई झूठी साख को बचाने की कोशिश करनी होगी। देविका ने अपनी तिजोरी से कुछ पुराने और महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाले और उन्हें एक काले रंग के भारी ब्रीफकेस में बहुत ही सावधानी के साथ रख दिया। अंजलि अपने दफ्तर की कांच वाली बड़ी खिड़की के पास खड़ी होकर शहर की जगमगाती हुई रोशनी को देख रही थी और एक गहरी और सुकून भरी सांस ले रही थी। उसने सोचा कि यह शहर बाहर से जितना ज्यादा खूबसूरत और चमकदार दिखाई देता है, इसके अंदर उतने ही गंदे और कैक भयानक राज लोगों ने बहुत ही चालाकी से छिपा कर रखे हैं। अंजलि ने कसम खाई थी कि वह सिंघानिया जैसे भ्रष्ट और जालिम लोगों को उनके असली अंजाम तक पहुंचाकर ही चैन की सांस लेगी, और वह अपने वादे पर कायम थी। रात धीरे धीरे बीत रही थी।
और सिंघानिया हवेली में किसी भी इंसान को पल भर के लिए भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि डर उनके दिलों में बैठ गया था। राहुल शराब के नशे में एक मरे हुए इंसान की तरह फर्श पर पड़ा हुआ था, और देविका अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर अपने उस शानदार बीते हुए कल को याद कर रही थी। काव्या सड़क पर ठंड से कांपते हुए अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात गुजार रही थी, और उसे अपने हर एक धोखे की बहुत ही भयानक कीमत चुकानी पड़ रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही अंजलि अपने वॉर रूम में पूरी तरह से तैयार होकर एक बहुत ही आत्मविश्वास भरे अंदाज में खड़ी हो गई, और उसने अपनी टीम को देखा। उसने एक बेहद खूबसूरत और शानदार व्यावसायिक सूट पहना हुआ था, जो यह दर्शा रहा था कि वह अब सिंघानिया ग्रुप की नई और सबसे ताकतवर मालिक बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। विक्रम ने अंजलि को बैठक से जुड़े हुए सारे जरूरी कागजात और कानूनी दस्तावेज सौंपे और कहा कि आज का दिन उनके लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत का दिन है। अंजलि ने अपनी कार की चाबी उठाई और विक्रम से कहा कि वह पुलिस कमिश्नर को फोन करके उन्हें बिल्कुल सही समय पर सिंघानिया ग्रुप के दफ्तर में पहुंचने का सख्त आदेश दे। वह जानती थी कि राहुल और देविका ने अपनी सारी उम्मीदें इस आखिरी बैठक पर लगा रखी हैं, और जब वे उसे वहां देखेंगे तो उनका दिल और दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाएगा। अंजलि के कदमों में एक योद्धा वाली मजबूती थी, जो अपने सबसे बड़े दुश्मन का सिर कुचलने के लिए रणभूमि की तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। अंजलि जैसे ही अपनी कार में बैठी, उसने शीशे में अपना चेहरा देखा और उसे अपनी आंखों में एक बहुत ही शांत और खतरनाक समुद्र जैसी खामोशी दिखाई दी, जो तूफान से पहले होती है। उसने गाड़ी का इंजन चालू किया और एक गहरी सांस लेते हुए उस दिशा में गाड़ी बढ़ा दी जहां आज अहंकार और भ्रष्टाचार के सबसे बड़े साम्राज्य का अंत होने वाला था। सिंघानिया परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस औरत को उन्होंने कमजोर समझा था, वही आज उनकी किस्मत का सबसे दर्दनाक और खौफनाक फैसला करने वाली है। सिंघानिया ग्रुप के विशाल और आलीशान कॉन्फ्रेंस रूम में आज एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। कंपनी के सभी बड़े शेयरधारक और बोर्ड के सदस्य अपने चेहरों पर गहरी चिंता लिए हुए अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। राहुल सिंघानिया, जो कभी इस साम्राज्य का बेताज बादशाह हुआ करता था, आज एक हारे हुए जुआरी की तरह पसीने से लथपथ होकर अपनी मुख्य कुर्सी पर बैठा था। देविका सिंघानिया भी उसके ठीक बगल में मौजूद थीं, और उनका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ चुका था। राहुल ने अपने कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास उठाया और एक ही घूंट में उसे खाली कर दिया, ताकि वह अपने सूखे हुए गले को थोड़ा तर कर सके। उसने सभी शेयरधारकों की तरफ देखते हुए बहुत ही कमजोर आवाज में कहा कि कंपनी फिलहाल एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन वह जल्द ही सब कुछ ठीक कर लेगा। बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा और राहुल से पूछा कि जब कंपनी के सारे खाते फ्रीज हो चुके हैं, तो वह किस चमत्कार की उम्मीद कर रहा है। देविका सिंघानिया ने तुरंत बात को संभालने की कोशिश की और अपनी कुर्सी से उठकर सभी निवेशकों को शांत होने का बहुत ही कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने अपने पुराने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए कहा कि सिंघानिया परिवार ने हमेशा अपने निवेशकों का पैसा सुरक्षित रखा है, और वे अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी सबका एक एक पैसा जरूर चुकाएंगी। लेकिन उनकी इस बात का अब किसी पर भी कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि बाजार में सिंघानिया ग्रुप की हैसियत अब 2 कौड़ी की भी नहीं बची थी, और हर कोई अपना पैसा वापस चाहता था। तभी कॉन्फ्रेंस रूम के भारी और विशाल कांच के दरवाजे एक झटके के साथ खुले, और वहां अंजलि अपने शानदार काले रंग के सूट में पूरी शान से खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक बेहद शांत लेकिन बहुत ही खतरनाक मुस्कान थी, जिसने वहां बैठे हुए हर एक इंसान के होश पूरी तरह से उड़ा दिए। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसे लगा जैसे उसने दिन के उजाले में कोई भयानक भूत देख लिया हो। देविका सिंघानिया तो अपनी जगह पर बुत बनकर रह गईं, और उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। अंजलि ने अपने बहुत ही सधे हुए और मजबूत कदमों के साथ कमरे के अंदर प्रवेश किया
और सीधे बोर्ड टेबल के बिल्कुल बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखों में एक विजेता वाली चमक के साथ वहां मौजूद सभी हैरान और परेशान लोगों को देखा और बहुत ही ठंडी आवाज में उनका अभिवादन किया। अंजलि ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक मोटी सी फाइल को मेज पर बहुत जोर से पटका और कहा कि आज के बाद इस कंपनी के सारे अहम फैसले सिर्फ और सिर्फ वही लेने वाली है। राहुल अपने गुस्से को बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाया और वह अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया और अंजलि की तरफ उंगली उठाते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसने अंजलि को गालियां देते हुए कहा कि वह एक मामूली और बेवकूफ औरत है जिसे उसने घर से निकाल दिया था और उसकी हिम्मत कैसे हुई इस अहम बैठक में घुसने की। राहुल ने तुरंत सुरक्षा गार्डों को आवाज लगाई और आदेश दिया कि इस पागल औरत को घसीटकर बाहर सड़क पर फेंक दिया जाए, वरना वह उन सभी को नौकरी से निकाल देगा। अंजलि ने राहुल की इस भयंकर बदतमीजी का कोई भी जवाब गुस्से में नहीं दिया, बल्कि उसने एक बहुत ही व्यंग्यात्मक और तीखी हंसी के साथ उसकी तरफ देखा। उसने बोर्ड के सभी सदस्यों की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि वह यहां किसी की पत्नी के तौर पर नहीं, बल्कि सिंघानिया ग्रुप की सबसे बड़ी और मुख्य शेयरधारक के तौर पर खड़ी है। अंजलि ने अपनी फाइल से कुछ अहम दस्तावेज निकाले और सबको बताया कि बाजार में मौजूद सिंघानिया ग्रुप के 51% शेयर अब पूरी तरह से उसके नाम पर कानूनी रूप से दर्ज हैं। यह चौंकाने वाली सच्चाई सुनते ही पूरे कमरे में एक भयंकर सन्नाटा छा गया और राहुल को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर एक बहुत भारी हथौड़ा मार दिया हो। देविका सिंघानिया अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी कुर्सी पर धम्म से बैठ गईं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सीधी सादी दिखने वाली लड़की इतने बड़े साम्राज्य को बहुत ही चालाकी से निगल चुकी है। शेयरधारक एक दूसरे का मुंह देखने लगे और उन्हें समझ आ गया कि अब सिंघानिया परिवार का इस कंपनी पर कोई भी अधिकार नहीं बचा है। अंजलि यहीं नहीं रुकी और उसने विक्रम को इशारा किया, जिसने तुरंत एक प्रोजेक्टर चालू कर दिया और कमरे की बड़ी स्क्रीन पर राहुल के सारे काले कारनामे साफ नजर आने लगे। अंजलि ने एक एक करके वह सारे सबूत पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिए, जिनमें राहुल ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया था और कई राजनेताओं को बहुत भारी रिश्वत खिलाई थी। उन दस्तावेजों में अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ राहुल के गैरकानूनी लेन देन के भी पुख्ता सबूत मौजूद थे, जिन्हें देखकर वहां बैठे हुए सभी बड़े अधिकारी और निवेशक बुरी तरह से कांपने लगे थे। राहुल की हालत अब एक ऐसे चूहे जैसी हो चुकी थी जिसे चारों तरफ से खूंखार बिल्लियों ने बहुत ही बुरी तरह से घेर लिया हो और भागने का कोई रास्ता ना हो। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और उसके कांपते हुए पैर अब उसके शरीर का बोझ बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहे थे। राहुल ने अपनी मान देविका की तरफ एक बहुत ही बेबस और हताश नजर से देखा, लेकिन देविका खुद इतनी ज्यादा खौफजदा थीं कि वे अपनी नजरें झुकाकर सिर्फ अपने उस विनाशकारी अंत का भयानक तमाशा चुपचाप देख रही थीं। अंजलि ने अपनी बात को खत्म करते हुए बहुत ही कड़क आवाज में ऐलान किया कि एक सबसे बड़ी शेयरधारक होने के नाते वह इस भ्रष्ट कंपनी को तुरंत दिवालिया घोषित करती है। उसने कहा कि राहुल सिंघानिया एक बहुत बड़ा अपराधी है जिसने मासूम लोगों का खून चूसा है और अब उसके सारे सबूत शहर के पुलिस कमिश्नर की मेज पर पहुंच चुके हैं। अंजलि की इन बातों ने राहुल के दिमाग की नसें लगभग फाड़ दी थीं और उसे अपने हाथों में लोहे की वह ठंडी हथकड़ियां महसूस होने लगी थीं जो उसका इंतजार कर रही थीं। अचानक राहुल का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया और उसने अपनी बर्बादी से बचने के लिए एक बहुत ही घिनौना और आखिरी दांव चलने की बेवकूफी भरी कोशिश की। वह अंजलि के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा कि वह उसे माफ कर दे, क्योंकि वह बहुत जल्द एक मासूम बच्चे का बाप बनने वाला है। राहुल ने अंजलि से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि काव्या के पेट में उसका खून पल रहा है और एक होने वाले पिता को इस तरह से जेल भेजकर वह एक बहुत बड़ा पाप कर रही है। राहुल के मुंह से काव्या और उस बच्चे का नाम सुनते ही देविका सिंघानिया के भीतर का ज्वालामुखी
बहुत ही भयानक और तेज आवाज के साथ पूरी तरह से फट पड़ा। वे अपनी कुर्सी से उठकर एक पागल औरत की तरह राहुल की तरफ भागीं और उन्होंने उसके गाल पर एक बहुत ही जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। देविका का चेहरा गुस्से और नफरत से लाल हो चुका था और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उनका बेटा अपनी बेवकूफी में अब भी उसी धोखेबाज औरत का गुणगान कर रहा था। देविका ने अपने कांपते हुए हाथों से राहुल का कॉलर पकड़ा और बहुत ही तेज और भयानक आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि वह एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ और अंधा इंसान है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से चीखते हुए राहुल से कहा कि उसकी पूर्व पत्नी अंजलि ने उसे ये क्यों नहीं बताया कि वह बच्चा सिंघानिया खानदान का वारिस बिल्कुल भी नहीं है। देविका के इन भयानक और चुभने वाले शब्दों ने कमरे के सन्नाटे को बुरी तरह से चीर कर रख दिया था और वहां मौजूद हर एक इंसान की सांसें अचानक से रुक गई थीं। राहुल अपनी मां की इस खौफनाक बात को सुनकर बुरी तरह से सहम गया और उसकी आंखों में एक बहुत ही अजीब सा और गहरा डर पूरी तरह से बैठ गया। उसने हकलाते हुए अपनी मां से पूछा कि वे क्या कह रही हैं और काव्या के पेट में पल रहा वह बच्चा अगर उसका नहीं है तो फिर वह किसका है। देविका ने रोते हुए उसे वह पूरी सच्चाई बता दी कि काव्या ने उसे पैसों के लिए एक बहुत बड़े और गंदे धोखे में फंसाया है और वह बच्चा उसके किसी पुराने और नीच प्रेमी का है। यह खौफनाक और कड़वा सच राहुल के दिल और दिमाग पर किसी बहुत ही भयंकर और जानलेवा बम की तरह गिरा, जिसने उसकी बची खुची इंसानियत को भी चीथड़ों में उड़ा दिया। राहुल अपने बालों को नोचते हुए जोर जोर से पागलों की तरह चीखने लगा, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा था कि उसने एक झूठे बच्चे की खातिर अपना पूरा साम्राज्य राख कर दिया है। वह उसी फर्श पर बुरी तरह से तड़पने लगा और उसने अपनी किस्मत को गालियां देना शुरू कर दिया, जिसने उसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेवकूफ जोकर बना दिया था। अंजलि अपनी जगह पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह बहुत ही शांत और स्थिर खड़ी थी और वह इस पूरे पारिवारिक ड्रामे को बिना किसी भावना के चुपचाप देख रही थी। वह जानती थी कि यह सच्चाई देविका और राहुल को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देगी और उन्हें वह दर्द देगी जो वे जिंदगी भर अपनी खौफनाक यादों में ढोते रहेंगे। अंजलि ने अपनी आंखों में कोई भी दया या हमदर्दी नहीं दिखाई, क्योंकि वह जानती थी कि इन दोनों ने उसके साथ जो भी किया था उसकी असली सजा सिर्फ और सिर्फ यही खौफनाक बर्बादी थी। तभी कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की बहुत ही तेज और डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गईं, जो सिंघानिया ग्रुप की पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थीं। राहुल ने जैसे ही पुलिस का वह सायरन सुना तो उसकी रूह बुरी तरह से कांप उठी और वह अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ पागलों की तरह भागने लगा। लेकिन विक्रम और अंजलि के बाकी मजबूत गार्डों ने उसे बीच रास्ते में ही बहुत ही बुरी तरह से दबोच लिया और उसे किसी खूंखार मुजरिम की तरह फर्श पर औंधे मुंह गिरा दिया। कुछ ही पलों में पुलिस कमिश्नर अपनी पूरी सशस्त्र टीम के साथ उस कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुए और उन्होंने राहुल सिंघानिया को तुरंत गिरफ्तार करने का बहुत ही सख्त आदेश दिया। पुलिस के जवानों ने राहुल के दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़कर उसमें बहुत ही भारी लोहे की हथकड़ियां पहना दीं और उसे जमीन से घसीटकर बहुत ही बेदर्दी से उठाया। देविका सिंघानिया अपने इकलौते बेटे को इस तरह एक मामूली चोर की तरह हथकड़ियों में जकड़ा हुआ देखकर बहुत ही जोर जोर से रोने लगी और उनकी सारी झूठी शान हवा में उड़ गई। पुलिस कमिश्नर ने देविका सिंघानिया की तरफ बहुत ही सख्त और गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा कि उनके बेटे पर भ्रष्टाचार और अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ संबंध रखने के गंभीर आरोप हैं। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया कि अंजलि के दिए गए सभी सबूत इतने ज्यादा पक्के और मजबूत हैं कि राहुल को अब जिंदगी भर जेल की उन काली सलाखों के पीछे ही सड़ना पड़ेगा। राहुल ने रोते हुए अंजलि की तरफ देखा और उससे भीख मांगी, लेकिन अंजलि ने बहुत ही नफरत के साथ अपना चेहरा दूसरी तरफ बहुत ही तेजी से घुमा लिया। अंजलि ने बोर्ड के उन सभी डरे हुए और खामोश सदस्यों की तरफ देखा जो अपनी अपनी कुर्सियों पर
किसी पुतले की तरह बहुत ही बुरी तरह से जमे हुए बैठे थे। उसने बहुत ही आत्मविश्वास और तेज आवाज में कहा कि सिंघानिया परिवार का वह पुराना और गंदा अध्याय आज हमेशा के लिए खत्म हो गया है और एक नई शुरुआत होने वाली है। अंजलि ने उन सभी निवेशकों को पूरा भरोसा दिलाया कि वह इस बर्बाद हो चुकी कंपनी को दोबारा से बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने पैरों पर खड़ा करके पूरी दुनिया को दिखाएगी। देविका सिंघानिया अब एक बहुत ही बेबस और लाचार बुढ़िया की तरह उस विशाल कमरे के एक ठंडे कोने में बैठी हुई थीं और उनका पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। उन्होंने अपने लालची हाथों से जो एक बहुत ही विशाल और आलीशान साम्राज्य खड़ा किया था, आज वहां उनके ही सामने बहुत ही बुरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। देविका को अब इस बात का बहुत ही गहरा और भयानक पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अंजलि जैसी एक बहुत ही होशियार और ताकतवर औरत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था। पुलिस वाले राहुल को बहुत ही बुरी तरह से घसीटते हुए उस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर ले जा रहे थे और उसकी चीखें पूरे दफ्तर के हर एक कोने में गूंज रही थीं। दफ्तर के सभी छोटे बड़े कर्मचारी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर अपने उस पुराने और घमंडी बॉस का ये खौफनाक और दर्दनाक तमाशा बहुत ही हैरानी और खुशी के साथ देख रहे थे। राहुल सिंघानिया, जो कभी अपनी दौलत और ताकत के नशे में भगवान बनने का नाटक करता था, आज वह एक बहुत ही लाचार और बेबस कीड़े की तरह सबके पैरों में रेंग रहा था। अंजलि ने उस खाली हो चुके कॉन्फ्रेंस रूम में एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी सांस ली, क्योंकि उसकी वह खौफनाक प्रतिज्ञा आज पूरी तरह से सच साबित हो चुकी थी। उसने विक्रम की तरफ देखा और एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि बुराई का अंत हमेशा ऐसा ही भयानक और दर्दनाक होता है, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अंजलि ने अपनी मेज पर रखी हुई उस फाइल को बंद किया और एक नए भविष्य की तरफ अपने बहुत ही मजबूत और शानदार कदम बढ़ाते हुए उस कमरे से बाहर निकल गई। पुलिस वाले राहुल सिंघानिया को घसीटते हुए दफ्तर के शानदार गलियारे से बाहर ले जा रहे थे। कंपनी के सभी कर्मचारी अपनी जगह पर खड़े होकर इस खौफनाक और शर्मनाक तमाशे को अपनी आंखों से देख रहे थे। राहुल ने अपनी जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतने सारे लोगों के सामने इस तरह से जलील होना पड़ेगा। उसकी सारी दौलत और उसका सारा घमंड आज मिट्टी में मिल चुका था और वह एक बहुत ही बेबस मुजरिम बन गया था जिसे कोई भी बचाने वाला नहीं था। राहुल के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात बार बार हथौड़े की तरह बज रही थी कि काव्या के पेट में पल रहा वह बच्चा उसका नहीं है। इस एक खौफनाक सच ने उसके बचे खुचे दिमागी संतुलन को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वह पुलिस की जीप में बैठते हुए एक पागल इंसान की तरह जोर जोर से चीखने और रोने लगा था। उसे यह एहसास पूरी तरह से तोड़ चुका था कि उसने एक बहुत ही गंदे और झूठे इंसान के लिए अपनी वफादार पत्नी को खो दिया। दूसरी तरफ उस आलीशान कॉन्फ्रेंस रूम में देविका सिंघानिया एक बहुत ही लाचार और बेबस बुढ़िया की तरह कोने में बैठी हुई थीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिस विशाल साम्राज्य को खड़ा करने में लगा दी थी, आज वह उनके ही सामने बहुत ही बुरी तरह से ढह गया था। उनका सारा गुरूर और उनकी सारी झूठी शान ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से बिखर चुकी थी। देविका को अब अपनी उन सभी भयानक और स्वार्थी गलतियों पर बहुत ही गहरा और जानलेवा पछतावा हो रहा था, जिन्होंने उनके बेटे की जिंदगी तबाह कर दी। देविका को अंजलि की वह रहस्यमयी और ठंडी मुस्कान याद आ रही थी जो उसने उस रात हवेली छोड़ते वक्त दी थी। उन्हें अब समझ आ रहा था कि अंजलि कोई मामूली और बेवकूफ औरत नहीं थी, बल्कि वह एक बहुत ही खतरनाक और होशियार रणनीतिकार थी। देविका ने अपने लालच और अपने ऊंचे रुतबे के घमंड में अंजलि जैसी एक बहुत ही समझदार बहू का हमेशा बहुत ही बुरा और नीच अपमान किया था। आज उसी अपमान की आग ने उनके पूरे परिवार और उनके पूरे अस्तित्व को जलाकर पूरी तरह से राख कर दिया था। सड़क पर दर-बदर भटक रही काव्या की हालत अब एक बहुत ही गंदे और बीमार जानवर जैसी हो चुकी थी, जिसे सब दुत्कार रहे थे।
वह बिना किसी सहारे के शहर की अजनबी और खौफनाक सड़कों पर पैदल ही बहुत दूर तक चलती जा रही थी। उसने सिंघानिया हवेली की मालकिन बनने का जो बहुत ही लालची और शानदार सपना देखा था, वह अब एक बहुत ही भयानक और डरावने बुरे सपने में बदल चुका था। काव्या को अब समझ आ गया था कि उसके लालच ने ही उसकी पूरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। काव्या ने एक सुनसान चौराहे पर रुककर अपने उसी पुराने प्रेमी को एक बार फिर से फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। उसे अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उस धोखेबाज इंसान ने उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और फिर सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। काव्या वहीं गंदी सड़क के किनारे बैठ गई और बहुत ही बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सारी खूबसूरती और उसकी सारी चालाकी आज उसके किसी भी काम नहीं आ रही थी और वह पूरी तरह बर्बाद थी। पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस कमिश्नर ने राहुल को एक बहुत ही अंधेरे और गंदे पूछताछ वाले कमरे में कुर्सी पर बहुत जोर से धकेल दिया। कमिश्नर ने अंजलि द्वारा दी गई वह सारी मोटी फाइलें मेज पर पटक दी, जिनमें राहुल के सारे काले कारनामों के पुख्ता सबूत मौजूद थे। राहुल ने जब उन दस्तावेजों में अपना सारा गैरकानूनी कच्चा चिट्ठा देखा तो उसकी आंखें डर के मारे पूरी तरह से फटी की फटी रह गईं। उसे समझ आ गया था कि अब दुनिया का कोई भी वकील उसे उम्रकैद की सजा से नहीं बचा सकता। राहुल उस कुर्सी पर बैठे बैठे बहुत ही बुरी तरह से रोने लगा और उसने हाथ जोड़कर कमिश्नर से माफी मांगने की बहुत कोशिश की। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसे काव्या नाम की उस चुड़ैल ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और वह निर्दोष है। लेकिन कमिश्नर ने बहुत ही सख्त आवाज में कहा कि उसने अपने लालच में आकर मासूम निवेशकों का पैसा लूटा है और अंडरवर्ल्ड को बढ़ावा दिया है। राहुल का यह रोना धोना अब किसी भी काम का नहीं था, क्योंकि उसके सारे पापों का घड़ा भर चुका था। अंजलि अपने शांत और सुरक्षित वॉर रूम में बैठकर टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज देख रही थी, जिसमें राहुल की गिरफ्तारी की खबरें लगातार चल रही थीं। पूरे शहर के सभी न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ सिंघानिया ग्रुप के इस बहुत बड़े और खौफनाक पतन की ही चर्चा कर रहे थे। विक्रम ने अंजलि के पास आकर उसे कॉफी का एक गर्म कप दिया और इस बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत बधाई दी। अंजलि ने विक्रम की तरफ देखकर एक बहुत ही हल्की लेकिन सुकून भरी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अंजलि ने कॉफी का एक घूंट लिया और कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सिंघानिया परिवार को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए लड़ी गई थी। उसने बिना कोई हथियार उठाए या किसी का खून बहाए अपने सबसे ताकतवर और घमंडी दुश्मन को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया था। अंजलि की इस बहुत ही तेज और सटीक रणनीति ने यह साबित कर दिया था कि दिमागी ताकत हमेशा दौलत के घमंड से बहुत बड़ी होती है। वह अपने इस बड़े मिशन में पूरी तरह से और बहुत ही शानदार तरीके से कामयाब हो चुकी थी। अंजलि को अपने वो पुराने और दर्दनाक दिन याद आने लगे, जब वह सिंघानिया हवेली में एक बहुत ही घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर थी। राहुल और देविका ने हमेशा उसे एक बहुत ही कमजोर और बेवकूफ इंसान समझकर उसका मानसिक रूप से बहुत ही भयंकर और गहरा शोषण किया था। लेकिन अंजलि ने उस सारे दर्द और बेइज्जती को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और चुपचाप उनकी बर्बादी के हथियार जमा करती रही। आज वह उन सभी आंसुओं का बहुत ही भयानक और शानदार बदला ले चुकी थी, जो उसने उस हवेली में बहाए थे। उसी शाम पुलिस के साइबर सेल ने अंजलि द्वारा दिए गए उन सभी गुप्त बैंक खातों की जानकारी के आधार पर उस खूंखार अंडरवर्ल्ड माफिया को भी गिरफ्तार कर लिया। उस माफिया ने ही राहुल को बहुत ही भारी और गैरकानूनी ब्याज पर करोड़ों रुपए का कर्ज दिया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। अंजलि ने एक ही तीर से दो बहुत बड़े और खतरनाक शिकार किए थे और पूरे शहर को एक बहुत ही बड़े अपराध मुक्त माहौल का तोहफा दिया था। उसकी इस बहुत बड़ी कामयाबी पर पुलिस भी हैरान थी। अगले दिन सुबह बैंक के बड़े अधिकारी और पुलिस की एक भारी टीम सिंघानिया हवेली को पूरी तरह से सील करने के लिए वहां पहुंच गई। देविका सिंघानिया को आदेश दिया गया
कि वे बिना कोई कीमती सामान लिए तुरंत उस आलीशान हवेली को हमेशा के लिए खाली कर दें। देविका ने अपने हाथ में एक बहुत ही छोटा सा और साधारण सूटकेस पकड़ा हुआ था और उनके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और गहरी उदासी छाई हुई थी। उन्हें उसी मुख्य दरवाजे से बाहर निकाला गया जहां से उन्होंने अंजलि को बहुत ही बेइज्जत करके निकाला था। हवेली के बाहर मीडिया के कैमरों की बहुत ही भारी और भयानक भीड़ जमा थी, जो देविका सिंघानिया के इस खौफनाक पतन को अपने कैमरों में कैद कर रही थी। पत्रकारों ने देविका पर बहुत ही तीखे और चुभने वाले सवालों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन उनके पास किसी भी मुंह करती है बात का कोई जवाब नहीं था। देविका ने अपने चेहरे को अपनी साड़ी के पल्लू से बहुत ही शर्मिंदगी के साथ छिपाने की कोशिश की और सिर झुकाकर वहां से चुपचाप चलने लगी। यह उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा शर्मनाक और दर्दनाक पल था। देविका सिंघानिया को अब इस बात का बहुत ही गहरा एहसास हो चुका था कि दौलत चले जाने के बाद इंसान की कोई भी हैसियत नहीं बचती है। जिन भ्रष्ट राजनेताओं और बड़े अधिकारियों को उन्होंने सालों तक करोड़ों रुपए की बहुत ही भारी रिश्वत खिलाई थी, वे सभी आज उन्हें पहचानने से भी साफ इनकार कर रहे थे। उनका पूरा रुतबा और उनकी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों की मोहताज थी, और पैसा खत्म होते ही उनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई। वे अब एकदम अकेली और बहुत ही बेबस औरत बन चुकी थीं। जेल के अंदर राहुल को एक बहुत ही छोटी अंधेरी और गंदी सी कालकोठरी में बंद कर दिया गया था, जहां से बहुत ही भयानक बदबू आ रही थी। राहुल, जो कल तक मखमली गद्दों पर सोता था, आज उसे उसी ठंडे और खुरदरे फर्श पर बैठना पड़ रहा था जहां कई खतरनाक मुजरिम पहले से मौजूद थे। जेल की उस घुटन भरी और डरावनी हवा ने राहुल के फेफड़ों को पूरी तरह से जकड़ लिया था और उसे वहां एक पल भी चैन की सांस नहीं मिल पा रही थी। यह उसकी असली और भयानक दुनिया थी। उस अंधेरी कालकोठरी में राहुल को अब सिर्फ और सिर्फ अपनी उन सभी खौफनाक और भयानक गलतियों की याद आ रही थी जिन्होंने उसे यहां तक पहुंचाया था। उसे काव्या की वह चुभने वाली हंसी और अंजलि की वह बहुत ही ठंडी और खामोश नजर अपने सपनों में बार बार डरा रही थी। राहुल ने दीवार पर अपना सिर पटक कर रोने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी जेलर या सिपाही उसकी बात सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं था। उसे अब पूरी जिंदगी इसी खौफनाक और भयानक अंधेरे में जानवरों की तरह सड़कर गुजारनी थी। काव्या ने शहर की एक बहुत ही गंदी और गरीब बस्ती में छुपकर अपने लिए एक छोटा सा ठिकाना ढूंढने की बहुत ही नाकाम कोशिश की, लेकिन टीवी पर लगातार चल रही खबरों की वजह से वहां के लोगों ने उसे बहुत ही आसानी से पहचान लिया और उसे गालियां देना शुरू कर दिया। बस्ती की औरतों ने काव्या पर पत्थर फेंके और उसे एक बहुत ही चरित्रहीन और लालची औरत बताकर वहां से बुरी तरह से भगा दिया। काव्या को अब इस बात का एहसास हो गया था कि समाज में उसके लिए अब कोई जगह नहीं बची है। काव्या भागते हुए शहर के बाहर बहने वाली एक बहुत ही गंदी और बदबूदार नदी के किनारे जाकर बैठ गई और ठंड से बुरी तरह कांपने लगी। उसने उस गंदे पानी में अपना चेहरा देखा और उसे वहां एक बहुत ही खौफनाक और लालची राक्षस की परछाई नजर आई, जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसने जिस झूठी, खूबसूरती और मक्कारी को अपना सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार बनाया था, आज उसी ने उसकी पूरी जिंदगी को एक भयानक नरक बना दिया था। काव्या अब सिर्फ अपनी मौत का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अगले दिन अंजलि ने सिंघानिया ग्रुप की नई और सबसे ताकतवर मालिक के रूप में एक बहुत ही बड़ी और शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उसने मीडिया के सामने पूरी दृढ़ता के साथ यह ऐलान किया कि वह उन सभी बेगुनाह निवेशकों का एक एक पैसा पूरी ईमानदारी के साथ वापस लौटाएगी। अंजलि ने अपनी कंपनी को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त करने और इसे एक बहुत ही ऊंचे और नैतिक व्यापारिक मानक पर खड़ा करने का पक्का वादा किया। उसकी इस शानदार और सकारात्मक घोषणा से पूरे शेयर बाजार में एक बहुत ही अच्छी लहर दौड़ गई। सिंघानिया ग्रुप के वे सभी कर्मचारी जो राहुल के खौफनाक और जालिम रवैये से हमेशा बहुत ही बुरी तरह से डरे हुए रहते थे,
आज बहुत ही खुश थे। अंजलि का शांत लेकिन बहुत ही मजबूत और समझदारी भरा स्वभाव उन सभी के दिलों में एक नई और शानदार उम्मीद जगा रहा था। कर्मचारियों को अब लगने लगा था कि उनकी नौकरियां और उनका भविष्य एक बहुत ही सुरक्षित और सही हाथों में पूरी तरह से महफूज है। अंजलि ने बिना किसी शोर शराबे के पूरी कंपनी के माहौल को एक बहुत ही सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया था। उसी दोपहर अंजलि ने सेंट्रल जेल जाकर राहुल से मिलने का एक बहुत ही कड़ा और अहम फैसला किया, ताकि वह इस पुराने अध्याय को हमेशा के लिए खत्म कर सके। वह जेल के उस गंदे और उदास मुलाकात वाले कमरे में एक बहुत ही मजबूत लोहे की जाली के पार बिल्कुल शांत होकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद पुलिस वाले राहुल को लेकर वहां पहुंचे और उसकी हालत देखकर कोई भी इंसान बुरी तरह से कांप सकता था। राहुल के बाल बिखरे हुए थे और उसका पूरा शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर और लाचार लग रहा था। राहुल ने अंजलि को देखते ही जाली को बहुत जोर से पकड़ लिया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते हुए उससे माफी की भीख मांगने लगा। उसने बहुत ही हताश होकर कहा कि वह सच में पूरी तरह से अंधा हो चुका था और उसने अंजलि जैसी एक बहुत ही सच्ची औरत को कभी नहीं समझा। अंजलि राहुल की इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दया या हमदर्दी का कोई भी छोटा सा भाव मौजूद नहीं था। वह इस आदमी की फितरत को बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी। अंजलि ने बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में राहुल से कहा कि उसके इन झूठे आंसुओं और उसकी इस खोखली माफी का अब कोई भी मतलब नहीं बचा है। उसने राहुल को आईना दिखाते हुए कहा कि उसे अपनी उन भयानक गलतियों पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि उसे अपना साम्राज्य खोने का बहुत गहरा दर्द है। अंजलि ने साफ कर दिया कि अगर वह आज भी एक अमीर आदमी होता तो वह कभी भी अपनी उन नीच हरकतों के लिए माफी नहीं मांगता। राहुल अंजलि की यह सच्ची बात सुनकर पूरी तरह से खामोश और सुन्न हो गया। अंजलि अपनी कुर्सी से उठी और उसने राहुल को हमेशा के लिए उसी भयानक अंधेरे में रोता हुआ छोड़कर जेल से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। जेल के बाहर आते ही उसने एक बहुत ही गहरी और ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, जिसने उसके मन को एक बहुत ही अद्भुत शांति से भर दिया। अंजलि के कंधों पर जो एक बहुत ही भारी और दर्दनाक बोझ पिछले कई सालों से मौजूद था, वह आज पूरी तरह से उतर चुका था। उसने समाज के एक बहुत बड़े और खूंखार राक्षस को हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दिया था। दूसरी तरफ शहर के एक बहुत ही दूर और पुराने इलाके में देविका सिंघानिया ने एक बहुत ही छोटा और खस्ताहाल सा कमरा किराए पर लिया था। उस कमरे की दीवारें पूरी तरह से सीलन से भरी हुई थीं और वहां एक बहुत ही सख्त और पुरानी चारपाई के अलावा कोई भी फर्नीचर मौजूद नहीं था। देविका उस चारपाई पर चुपचाप बैठी हुई उस कमरे के भयानक और डरावने सन्नाटे को बहुत ही बेबसी के साथ सुनने की कोशिश कर रही थी। यह उनकी जिंदगी का एक ऐसा दर्दनाक मोड़ था जहां से कोई वापसी मुमकिन नहीं थी। देविका सिंघानिया को अब इस खौफनाक और भयानक सच्चाई का पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वे इसी गंदे और अकेले कमरे में घुट घुट कर मर जाएंगी। उनका वह सारा अहंकार और उनका वह सारा घमंड, जिसने उनके इकलौते बेटे की जिंदगी और उनके पूरे पुश्तैनी साम्राज्य को राख कर दिया था, आज उन्हें ही नोच कर खा रहा था। ये प्रकृति का एक बहुत ही सच्चा और भयानक न्याय था, जो हर पापी इंसान को उसके किए की सजा बहुत ही दर्दनाक तरीके से जरूर देता है। वे अब एक जिंदा और चलती फिरती लाश बन चुकी थीं। अंजलि अपने नए और बहुत ही आलीशान दफ्तर की सबसे ऊंची मंजिल पर कांच की खिड़की के पास खड़ी होकर पूरे शहर की तरफ देख रही थी। आसमान पूरी तरह से साफ हो चुका था और डूबते हुए सूरज की वह सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर एक बहुत ही शानदार चमक पैदा कर रही थी। उसने एक बहुत ही खौफनाक तूफान का डटकर सामना किया था और अंत में उसने सच्चाई और इंसाफ की एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। अंजलि का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नया सवेरा शुरू हुआ था। सिंघानिया ग्रुप के मुख्यालय में आज एक बहुत ही नई और सकारात्मक ऊर्जा बह रही थी,
जो पहले कभी भी महसूस नहीं की गई थी। अंजलि अपने शानदार और भव्य केबिन में बैठी हुई थी और वह खिड़की से बाहर चमकते हुए सूरज की तरफ बहुत ही शांति के साथ देख रही थी। उसने कंपनी के सभी काले और भ्रष्ट कारनामों को पूरी तरह से मिटाकर एक नई और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का एक बहुत ही दृढ़ और पक्का संकल्प लिया था। यह अब कोई माफियाओं का अड्डा नहीं, बल्कि एक बहुत ही ईमानदार संस्थान बन चुका था। विक्रम ने कमरे में प्रवेश किया और मेज पर कई सारे नए और महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज रख दिए, जिन पर अंजलि के हस्ताक्षर होने बाकी थे। विक्रम के चेहरे पर एक बहुत ही गहरी और संतुष्ट मुस्कान थी, क्योंकि उसने अंजलि के इस बहुत ही लंबे और कठिन संघर्ष को अपनी आंखों से देखा था। विक्रम ने अंजलि को बताया कि बाजार में उनके नए शेयर बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहे हैं और सभी निवेशकों ने उन पर अपना पूरा भरोसा जताना शुरू कर दिया है। यह खबर अंजलि के लिए शानदार जीत थी। अंजलि ने अपनी कलम उठाई और उन सभी कागजातों पर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ हस्ताक्षर किए, जो राहुल के पुराने पीड़ितों को उनका पैसा वापस लौटाने वाले थे। उसने एक बहुत ही बड़ा और विशेष राहत कोष स्थापित किया था, ताकि उन सभी गरीब और बेबस लोगों की मदद की जा सके, जिन्हें राहुल ने अपने लालच में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अंजलि मानती थी कि सच्ची ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि गिरे हुए और मजलूम लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करने और न्याय दिलाने में पूरी तरह बसती है। दफ्तर के सभी कर्मचारी अब बहुत ही खुशी और बिना किसी डर के अपना सारा काम पूरी लगन के साथ कर रहे थे और पूरा माहौल बदल चुका था। पहले जहां राहुल की तेज आवाज और गालियों से पूरा दफ्तर कांपता था, वहीं अब अंजलि की बहुत ही शांत और समझदारी भरी बातों से सभी को एक बहुत ही मजबूत प्रेरणा मिलती थी। अंजलि ने अपने सभी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दी थी और उनके लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार किया था, जिससे उन सभी के दिलों में अंजलि के लिए सच्ची इज्जत पैदा हो गई थी। दूसरी तरफ शहर के एक बहुत ही गंदे और पुराने इलाके में देविका सिंघानिया अपनी जिंदगी के सबसे भयानक और खौफनाक दिन गुजारने के लिए पूरी तरह से मजबूर थीं। उनका वह सारा अहंकार और रुतबा जो कभी आसमान छूता था, आज उसी गंदी और बदबूदार झोपड़ी की धूल में बहुत ही बुरी तरह से मिल चुका था और कोई उनके पास नहीं था। देविका को अब वह हर एक पल याद आ रहा था जब उन्होंने अंजलि का बहुत ही गंदा अपमान किया था और उसे एक मामूली औरत समझकर घर से निकाल दिया था। देविका ने अपने कांपते हुए और कमजोर हाथों से एक पुराना और गंदा बर्तन उठाया और उसमें अपनी परछाई को बहुत ही गहरी और खौफनाक हताशा के साथ देखा, जो उन्हें डरा रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि असली ताकत कभी भी सिर्फ पैसों या बड़े रुतबे में नहीं होती, बल्कि वह इंसान के तेज दिमाग और उसके अंदर की बहुत ही सच्ची और गहरी अच्छाई में होती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिस दौलत पर बहुत ज्यादा घमंड किया था, आज उसी दौलत के लालच ने उनके इकलौते बेटे की जिंदगी को तबाह कर दिया था। जेल की उस अंधेरी और डरावनी कोठरी में राहुल अपनी मौत और अपनी उन सभी भयानक बेवकूफियों के बारे में सोच सोचकर पूरी तरह से पागल होने की भयानक और खौफनाक कगार पर पहुंच चुका था। उसे हर रात सपने में अंजलि का वह शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता था, जो उसे उसकी सबसे बड़ी और दर्दनाक हार का बहुत ही भयानक एहसास बार बार करवाता था। राहुल ने अपने लालच में आकर जिस काव्या को अपने गले लगाया था, वही औरत उसके इस विशाल साम्राज्य के अंत का सबसे बड़ा और खौफनाक कारण बन गई थी। सड़क पर भिखारियों की तरह दरबदर भटकने वाली काव्या अब अपनी उसी खोखली और झूठी खूबसूरती पर बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी, जिसने उसे कभी बहुत ज्यादा घमंड और अहंकार से भर दिया था। वह कूड़े के ढेर के पास बैठकर अपने उन पुराने और शानदार दिनों को बहुत ही गहरी हताशा के साथ याद करती थी, जब वह सिंघानिया हवेली की मालकिन बनने का बहुत ही मीठा सपना देखा करती थी। आज उसके पास खाने के लिए एक रोटी भी नहीं थी और उसकी पूरी जिंदगी एक दर्दनाक और भयानक अभिशाप बन चुकी थी। दफ्तर में अंजलि अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी
कबीर के साथ बैठकर कंपनी के नए और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा को बहुत ही ध्यान से तैयार करने में पूरी तरह से व्यस्त थी। कबीर ने अंजलि को वो सारे आंकड़े और चार्ट दिखाए जो यह साबित कर रहे थे कि सिंघानिया ग्रुप अब बहुत ही सही और लाभदायक रास्ते पर पूरी तरह से आगे बढ़ चुका है। अंजलि की वह बहुत ही तेज और अचूक व्यापारिक समझ उन सभी पुरानी गलतियों को बहुत ही कम समय में पूरी तरह से सुधारने में बहुत ज्यादा कामयाब रही थी। अंजलि ने देश के कुछ सबसे बड़े और बहुत ही ईमानदार निवेशकों के साथ एक बहुत ही अहम और शानदार बैठक बुलाई ताकि कंपनी के नए भविष्य को मजबूत और पक्की नींव दी जा सके। उन सभी निवेशकों ने अंजलि की बहुत ही साफ और पारदर्शी नीतियों की खुलकर तारीफ की और सिंघानिया ग्रुप में अपना बहुत सारा पैसा लगाने के लिए तुरंत खुशी खुशी अपनी पूरी सहमति जता दी। अंजलि ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर पूरे बाजार का वह खोया हुआ भरोसा बहुत ही शानदार तरीके से दोबारा जीत लिया था। बैठक खत्म होने के बाद अंजलि अपनी कुर्सी पर बहुत ही सुकून के साथ पीछे की तरफ टिक कर बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद करके एक बहुत ही लंबी और गहरी सांस धीरे से अंदर खींची। उसे वो सारे पुराने दिन एक बहुत ही भयानक सपने की तरह याद आने लगे जब वह उस हवेली के एक छोटे से कमरे में घुट घुट कर रोती थी और कोई भी उसके उन सच्चे आंसुओं को देखने वाला बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन आज वह उन सभी भयानक अंधेरों को चीरकर एक बहुत ही चमकते सवेरे में खड़ी थी। अंजलि ने एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उस पुरानी सिंघानिया हवेली को एक बहुत ही शानदार अनाथालय और अस्पताल में पूरी तरह से बदलने का पक्का और नेक इरादा कर लिया था। वह चाहती थी कि जिस जगह पर सिर्फ अहंकार, लालच और भ्रष्टाचार ने राज किया था, वह जगह अब गरीब और बेसहारा बच्चों की मीठी हंसी और उनके बेहतर इलाज से पूरी तरह से गुलजार हो जाए। अंजलि का यह खूबसूरत और महान कदम पूरे शहर के लिए एक बहुत ही बड़ी और शानदार मिसाल बन गया था। जब शहर के सभी अखबारों और न्यूज चैनलों पर सिंघानिया हवेली के अनाथालय बनने की यह बहुत ही खूबसूरत और शानदार खबर छपी तो हर एक इंसान ने अंजलि की बहुत ज्यादा तारीफ की और उसे ढेरों दुआएं दी। अंजलि ने अपनी उस बहुत ही गहरी और खौफनाक नफरत को एक बहुत ही सुंदर और सच्चे प्यार में बदल दिया था, जो समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा था। उसने साबित कर दिया था कि एक सच्ची और मजबूत औरत क्या कुछ बदल सकती है। सड़क किनारे बैठी हुई काव्या ने जब एक पुराने और फटे हुए अखबार में अंजलि की वह बहुत ही शानदार और कामयाब तस्वीर देखी तो उसके दिल में एक बहुत ही भयानक और गहरा दर्द बहुत ही तेजी से उठा। उसे यह खौफनाक एहसास पूरी तरह से तोड़ रहा था कि जिस औरत को उसने बेवकूफ और मामूली समझकर घर से बाहर निकाला था, आज वही औरत इस पूरे शहर की सबसे बड़ी और ताकतवर हस्ती पूरी तरह से बन चुकी है। काव्या की आंखों से निकलने वाले आंसू अब उसके भयानक लालच की कीमत चुका रहे थे। देविका सिंघानिया को भी जब अपनी उसी पुरानी और शानदार हवेली के अनाथालय बनने की यह खौफनाक खबर मिली तो उन्होंने अपना सिर दीवार पर बहुत ही जोर से दे मारा और फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगीं। उनका वह पुश्तैनी और विशाल घर जिस पर उन्हें इतना ज्यादा भयानक घमंड था, आज वह हमेशा के लिए उनके खून और उनके परिवार के हाथों से पूरी तरह से बहुत दूर जा चुका था और अब वहां बेसहारा बच्चे खेलेंगे। ये उनके उस बड़े अहंकार की सबसे दर्दनाक और भयानक हार थी जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। अदालत में आज राहुल सिंघानिया की वह सबसे अंतिम और बहुत ही अहम सुनवाई चल रही थी, जहां जज उसे उसके उन सभी खौफनाक गुनाहों की सबसे भयानक सजा पूरी तरह से सुनाने वाले थे और फैसला होने वाला था। राहुल कटघरे में एक बहुत ही डरे हुए और लाचार जानवर की तरह अपने सिर को नीचे झुकाए हुए बहुत ही चुपचाप खड़ा था और उसका पूरा शरीर खौफ के मारे एक सूखे पत्ते की तरह बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था। उसके पास अब ना तो कोई वकील था और ना ही बचाने वाला था। जज ने अंजलि द्वारा पेश किए गए उन सभी बहुत ही पुख्ता
और मजबूत सबूतों को बहुत ही ध्यान से देखा और राहुल को उम्रकैद की बहुत ही भयानक और खौफनाक सजा पूरी तरह से सुना दी। जज ने अपने फैसले में यह साफ तौर पर कहा कि राहुल ने पैसों के लालच में इंसानियत की सभी हदों को बहुत ही बेदर्दी से पार कर दिया था और इसलिए उसे अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जेल की उन काली और डरावनी सलाखों के पीछे ही गुजारनी पड़ेगी। यह सुनकर राहुल उसी कटघरे में रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अंजलि अदालत के उस खचाखच भरे हुए कमरे में सबसे पीछे वाली एक बहुत ही साधारण सी सीट पर बैठी हुई थी और उसने यह पूरा खौफनाक फैसला बहुत ही शांति के साथ अपनी आंखों से देखा। जब राहुल को हथकड़ियां पहनाकर वहां से बाहर ले जाया जा रहा था, तब अंजलि बहुत ही शांति के साथ अपनी जगह से उठी और बिना किसी घमंड या शोर शराबे के वहां से बाहर की तरफ निकल गई। उसका वह सबसे बड़ा मकसद और उसकी वह खौफनाक प्रतिज्ञा आज पूरी तरह से और शानदार तरीके से पूरी हो चुकी थी। अदालत की उन चौड़ी और विशाल सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अंजलि को वह चमकती हुई धूप बहुत ही ज्यादा मीठी और सुकून देने वाली महसूस हो रही थी, जो उसके चेहरे पर सीधी पड़ रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतनी ज्यादा गहरी और सच्ची आजादी महसूस नहीं की थी, जितनी कि आज उसे इस शानदार और ऐतिहासिक जीत के बाद पूरी तरह से मिल रही थी। यह जीत सिर्फ उस एक औरत की नहीं थी, बल्कि उस सच्चाई और उस इंसाफ की बहुत बड़ी जीत थी जिसे कुचल दिया जाता था। अदालत के बाहर विक्रम अपनी कार के पास खड़ा हुआ बहुत ही बेसब्री से अंजलि का इंतजार कर रहा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही सच्ची और गहरी खुशी की चमक मौजूद थी। अंजलि ने विक्रम के पास पहुंचकर उसे एक बहुत ही प्यारी और शांत मुस्कान दी और कहा कि ये उन सभी की बहुत ही बड़ी और सामूहिक जीत है, जिन्होंने सच्चाई के उस कठिन और भयानक रास्ते पर हमेशा साथ दिया था। विक्रम ने बहुत ही सम्मान के साथ कार का दरवाजा खोला और अंजलि उसमें विजेता की तरह बैठ गई। कार पूरे शहर की उन भीड़ भाड़ वाली चौड़ी और लंबी सड़कों से होकर बहुत ही आराम से गुजर रही थी और अंजलि खिड़की से बाहर देखते हुए उन सभी आम और मासूम लोगों के चेहरों को बहुत ही ध्यान से पढ़ रही थी। उसे अब यह बहुत ही अच्छी तरह से मालूम था कि उसके उस एक कड़े और मजबूत फैसले ने ना जाने कितने ही बेबस लोगों की जिंदगी को एक बहुत ही भयानक और डरावने नर्क से हमेशा के लिए पूरी तरह से बचा लिया था। यह एहसास उसे एक अद्भुत ताकत दे रहा था। मुख्यालय पहुंचने के बाद अंजलि सीधे अपनी मंजिल की तरफ गई और वहां मौजूद अपनी सभी जरूरी फाइलों और दस्तावेजों को बहुत ही करीने के साथ एक एक करके दोबारा से सेट करने में पूरी तरह से लग गई। उसे पता था कि यह एक बहुत ही लंबी और न रुकने वाली लगातार यात्रा है और उसे हमेशा इसी तरह से मजबूत और ईमानदार बने रहना होगा ताकि कोई दूसरा खूंखार राहुल सिंघानिया दोबारा से कभी भी पैदा ना हो सके। अंजलि ने अपनी मेहनत से जो यह शानदार विरासत खड़ी की थी वह सुरक्षित थी। अंजलि ने अपनी पूरी टीम को एक बार फिर से अपने सामने बुलाया और उन सभी की इस शानदार मेहनत और लगन के लिए उनका बहुत ही गहराई से और सच्चे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिसने यह सब मुमकिन बनाया। उसने टीम से कहा कि उनका असली काम तो अब यहां से बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर शुरू होने वाला है और उन्हें पूरे बाजार में एक बहुत ही साफ सुथरी और ईमानदार जगह पूरी तरह से बनानी है। सभी सहयोगियों की आंखों में अंजलि के लिए प्यार और सम्मान पूरी तरह से झलक रहा था। उसी शाम शहर के दूसरे कोने में काव्या एक पुरानी और जर्जर इमारत के पास खड़ी होकर अपनी उस खोखली जिंदगी के बारे में सोचकर बहुत ही जोर जोर से रो रही थी, जो उसने लालच में पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। उसने हमेशा झूठ और धोखे का बहुत ही गंदा सहारा लिया था ताकि वह बिना मेहनत के बहुत ज्यादा अमीर बन सके, लेकिन आज उसके पास ना तो वह झूठा बच्चा था और ना ही वह झूठी दौलत बची थी। उसे यह कड़वा सच अंदर तक नोच कर खा रहा था। देविका सिंघानिया ने भी अपने उस छोटे और बदबूदार कमरे में पड़ी हुई उस टूटी खाट पर अपनी आखिरी और सबसे खौफनाक सांसें गिनते हुए अपने उसी घमंड के बारे में
बहुत ही गहराई से सोचा, जिसने सब कुछ छीन लिया। उनका सारा गुरूर और उनका सारा ऊंचा रुतबा जो कभी पूरे शहर को डराता था, आज उसी अंधेरे कमरे की भयानक सीलन में बहुत ही बुरी तरह से घुटकर हमेशा के लिए खत्म हो रहा था। यह प्रकृति का वह सबसे अचूक और खौफनाक न्याय था, जिससे दुनिया का कोई भी पापी और लालची इंसान कभी नहीं बच सकता। शाम ढलने के बाद अंजलि अपनी कंपनी की उस सबसे ऊंची और आलीशान इमारत की छत पर अकेले जाकर शांति के साथ खड़ी हो गई और उसने दूर तक फैले हुए उस चमकते शहर को बहुत ही सुकून से देखा। ठंडी हवा उसके खुले हुए बालों को प्यार से छूकर गुजर रही थी और उसका दिल एक अद्भुत और महान शांति से पूरी तरह से भरा हुआ था, जो पहले कभी नहीं थी। उसने एक बहुत ही खौफनाक और भयानक युद्ध लड़ा था और अंत में उसने अपनी सच्चाई से एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली थी। अंजलि ने आसमान की तरफ देखा और यह सोचा कि दुनिया की असली ताकत कभी भी किसी को डराने या चालाकी से पैसा लूटने में बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि वह ताकत इंसान की अच्छाई में बसती है। एक औरत जिसे समाज हमेशा बहुत ही ज्यादा कमजोर और बेवकूफ समझकर उसके ऊपर अपना घमंड दिखाता है, वह औरत अगर अपनी असली ताकत पर आ जाए तो बड़े से बड़े और खूंखार साम्राज्य को भी मिट्टी में आसानी से मिला सकती है। यह कहानी उसी शानदार ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत बन चुकी थी। सिंघानिया परिवार का वह भयानक और डरावना युग अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और उनकी वह सारी खोखली दौलत अब समाज के बहुत ही अच्छे और नेक कामों के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल की जा रही थी। राहुल अपनी कालकोठरी में रो रहा था और काव्या अपनी उस पुरानी झूठी जिंदगी के लिए सड़क पर तड़प रही थी। लेकिन अंजलि ने अपनी सच्चाई और अपनी हिम्मत से एक बहुत ही नई और शानदार मिसाल कायम कर दी थी। यह इंसाफ की एक बहुत ही सुंदर और हमेशा याद रखी जाने वाली कहानी बन गई थी। रात का वह गहरा और बहुत ही शांत अंधेरा अब धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी आगोश में बहुत ही प्यार से ले रहा था और आसमान में मौजूद तारे बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से पूरी तरह चमक रहे थे। अंजलि ने अपनी आंखें बंद की और अपने उस बहुत ही लंबे और कठिन सफर को याद किया, जिसने उसे एक साधारण और डरी हुई लड़की से एक बहुत ही ताकतवर और महान योद्धा पूरी तरह से बना दिया था। उसे अब किसी भी खूंखार इंसान का कोई भी डर महसूस नहीं होता था। उसने अपनी मुट्ठी को बहुत ही मजबूती से बंद किया और अपने दिल में एक नया और बहुत ही पक्का वादा किया कि वह अपनी इस शानदार और नेक विरासत को हमेशा ऐसे ही ईमानदारी के साथ पूरी तरह से आगे बढ़ाएगी। दुनिया हमेशा याद रखेगी कि जब घमंड अपनी सारी हदें पार कर देता है तो एक बहुत ही खामोश और शांत तूफान जन्म लेता है, जो हर एक बुराई को जड़ से पूरी तरह मिटा देता है। अंजलि की वह रहस्यमयी मुस्कान आज एक बहुत ही खूबसूरत और सच्ची हकीकत में बदल चुकी थी।